हेलो माय इंटरसी रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। आई होप मे 2025 एग्जामिनेशन के लिए तैयारियां चल रही है एकदम जोरों शोरों से। नाउ इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मैम, तो टैक्स विच इज डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, हर बार हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स का पेपर तो अमेंडमेंट्स में से ही आ जाता है। नई नई चीजें हैं तो आईसीआई को पूछने में मजा भी आता है। सो इन दिस वीडियो आप अगर मे 2025 एग्जाम में अपियर करने वाले हो फॉर सीए इंटरमीडिएट, तो इस वीडियो में जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं पिछले एक साल में वो हमने सारे कवर किए हैं। यानी कि मैम अगर मे 2024 एग्जामिनेशन के लिए मैंने अपने आप को बराबर से तैयार कर लिया था, तो उसके बाद सितंबर 24 का एग्जाम हुआ, जैन 25 का एग्जाम हुआ एंड अभी मई 2025 का एग्जाम होने वाला है। इस पीरियड में जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। यानी अपनी जो हैंड रिटन बुक्स है, अगर आपके पास वर्जन 3 ऑफ द हैंड रिटन बुक है या वर्जन 4 ऑफ द हैंड रिटन बुक है तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। वर्जन 5 अगर आपके पास है तो उसमें जो भी ग्रीन कलर में लिखा गया है वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप अगर मे 25 एग्जाम में अपियर कर रहे हो तो फिर 31 अक्टूबर 2024 तक आने वाले सारे के सारे अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे। तो 31 अक्टूबर 23 से लेके 31 अक्टूबर 24 तक जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं एक साल में, सारे के सारे अमेंडमेंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूं। अगर मे 24 से भी पुराना आपने पढ़ रखा है तो फिर आपको मे 24 के अमेंडमेंट्स भी अलग से देखने पड़ेंगे। ओके मैम, लेटेस्ट वर्जन 5 जो आप फास्ट की वेबसाइट से परचेज कर सकते हो उसमें सारे ये अमेंडमेंट्स कवर्ड है जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जिस भी पेज पे अमेंडमेंट है वहां का पूरा स्नैपशॉट मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ में कंपाइल कर दिया है। मैम ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो अपना टेलीग्राम चैनल है सीए रिद्धि बागमार, वहां पे ये फाइल मैंने शेयर कर रखी है, पिन भी कर रखी है फाइल सेक्शन में जाके, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जहां पे सारे अमेंडमेंट्स आपके एक साथ 30 पेजेस में कवर हो जाएंगे, जो डेफिनेटली आपको एग्जाम से एक दिन पहले देख के ही जाना है। आपके पास कोई और यहाँ पे रास्ता है ही नहीं। तो वन बाय वन एक एक चैप्टर में कहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट आया है हम इस वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। अपना जो सफल बैच होता है या जो इंटर के रिविजन क्लासेस होते हैं वहां पे ये अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं, डिटेल में पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ा रखा है। तो उसी के मैं क्लिप्स यहाँ पे आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप इन डेप्थ अमेंडमेंट को अच्छे से समझ सको और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से एस कर सको। ये दो नए क्लैरिफिकेशंस ऐड हुए हैं तो ऑटोमेटिकली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि अमेंडमेंट है। चलो लेट अस सी एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। मैम व्हाट इज प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, तो अंडरस्टैंड चलिए। मानो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा पूरा एक ऐसा स्कीम बन रहा है कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे क्या बन रहा है, ऐसा एक स्कीम बन रहा है कोई तो कंस्ट्रक्शन का। अब चलो इसको स्कीम को छोड़ो ना, मान लो ये एक बिल्डिंग है, इसमें अगर सामने तरफ का आगे का जो फ्लैट है और आप कंपेयर करो कि पीछे तरफ बैक फेसिंग का जो फ्लैट होगा, क्या दोनों का प्राइस सेम होता है क्या? नहीं मैम। लोकेशन क्या है अपनी प्रॉपर्टी की, क्या कई बार लोकेशन के लिए अपना लोकेशन का क्या प्रेफरेंस है उसके लिए अपन को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं क्या? हाँ मैम, देने पड़ जाते हैं। तो अब ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है इस चीज को कि मान लो अगर आपका जो बिल्डिंग है वो आप CCFO व्हिचएवर इज अर्लियर के पहले ही परचेस कर लेते हो, मतलब उसको अपन जीएसटी में टैक्सेबल कंस्ट्रक्शन सर्विस मानते हैं। हाँ, अब उसके साथ ही आपने कोई प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस और पे कर दिए क्योंकि आपको अपनी प्रेफर्ड लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो यार ये भी नॉर्मली कॉम्पोजिट सप्लाई हुआ ना। इसमें नया क्या है भाई, आगे का घर चाहिए, अच्छी लोकेशन का घर चाहिए तो हम ज्यादा पैसा यूं भी लेते ही है, इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली चीज है ये तो भाई ऐसे केस में अगर प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कोई अलग से भी पे कर दिए जाते हैं ना, तो वो भी अपनी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन सर्विस के साथ ऐड होके और इसी रेट से क्या हो जाते हैं, टैक्सेबल हो जाते हैं। लेकिन मानो CCFO व्हिचएवर इज अर्लियर के बाद आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो मैम वो प्रॉपर्टी पे तो जीएसटी ही नहीं लगता, तो ऐसे केस में अगर आपने प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया ना तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस बन जाता है सेकेंडरी और कंस्ट्रक्शन सर्विस ले रहे हो या कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग ले रहे हो वो हो जाता है प्राइमरी, तो उस पर क्या रेट एप्लीकेबल होगा, वही रेट
प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो अपन बोल रहे हैं कि रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी के भी साथ अगर प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस सप्लाई कर दिए जाते हैं तो उसको भी अपन मेन सप्लाई के साथ कॉम्पोजिट सप्लाई ही मानते हैं। तो अगर तुम्हारा CCFO व्हिचएवर इज अर्लियर के पहले सप्लाई हो गया तो मेन सप्लाई क्या हो जाएगा मैम, मेन सप्लाई हो जाएगा कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो कंस्ट्रक्शन के रेट से PLC को भी टैक्सेबल कर देना। लेकिन अगर कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग वाला प्रॉपर्टी है जो खुद ही GST में टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो फिर उसके साथ अगर कोई प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे भी करे हैं तो उसको भी क्या कर देना, नॉट टैक्सेबल कर देना। वेरी 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 सिंपल था ये। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या बोलता है तो देखो GTA। मैम GTA कौन होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। चार्ज के चैप्टर में दोबारा से GTA के बारे में बहुत सारा पढ़ना आएगा, लेकिन अभी के लिए GTA का मतलब क्या होता है तो मैम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब देखो मान लो आपने किसी ट्रांसपोर्टर को हायर किया है आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपने बोला था कि आपको अहमदाबाद से चेन्नई तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाना है। काफी लंबा मैम, बहुत हजारों किलोमीटर की बात हो गई है, तो कहाँ गुजरात और कहाँ तमिलनाडु। तो ऐसे केस में मैंने ट्रांसपोर्टर को बोला कि देख भाई, मेरी फैक्ट्री से गुड्स को उठाना, तुम्हारी ट्रक में लोड करना, वहां जाके अनलोड करना, रास्ते में कुछ पैकिंग अनपैकिंग करना है, मान लो टेम्पररीली 10 दिन के लिए बीच में किसी वेयरहाउस में रखना है, टेम्पररी वेयरहाउसिंग करना है, ट्रांसशिपमेंट करना है। मैम ट्रांसशिपमेंट मतलब एक जगह पे थोड़ा सामान उतारा, ट्रांसशिपमेंट मतलब मानो एक जगह पे थोड़ा सामान उतारा फिर वही ट्रक आगे चला गया किसी और जगह पे और सामान उतारने, उसको ट्रांसशिपमेंट कह देते हैं। तो हमने हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ही यहाँ से गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग ट्रांसशिपमेंट टेम्पररी वेयरहाउसिंग ये सारी सर्विसेज भी ले ली। तो बोलो क्या अपन इसको कंपोजिट सप्लाई मान सकते हैं? टेल मी, क्या अपन इसको कंपोजिट सप्लाई मान सकते हैं? हाँ मैम, बहुत ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ये कि ट्रांसपोर्टर अपने लेबरर्स को लेके आता है, हमारे अगर बड़े कार्टून है तो उनको अनपैक करवा के रखवा के भी जाता है, लोड भी करवाता है अनलोड भी करवाता है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस दे लेता है, ठीक है। तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, कंपोजिट सप्लाई मान सकते हैं। तो जो अपना ट्रांसपोर्टेशन पे GST का रेट एप्लीकेबल होगा वही रेट इन सारी की सारी सर्विसेज पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। अब देखो कंपोजिट सप्लाई में कैसा होता है ना कि अगर ये चीजें नेचुरली बंडल्ड है और आप कॉम्बिनेशन में दे रहे हो तो भले ही आप इनवॉइस पे सेपरेटली भी लिख दोगे ना कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का मान लो 10,000 और ये लोडिंग अनलोडिंग वगैरह जो एक्स्ट्रा आप इधर उधर खर्चा कर रहे हो ना उसके लिए हम 5,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो भी पूरे 15,000 को अपन क्या मान लेते हैं, कंपोजिट ही मान लेते हैं। क्योंकि कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में कहीं पे भी सिंगल प्राइस वर्ड यूज नहीं हुआ है। देखो अगर आप मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन देखोगे ना तो मिक्स सप्लाई में तो क्लियरली लिखा है कि वो चीजें जो सिंगल प्राइस पे बिकती है वही मिक्स सप्लाई बन सकती है। लेकिन कंपोजिट में हो सकता है कि बिलिंग में आप जो इनवॉइसिंग कर रहे हो, जो बिलिंग कर रहे हो, उसमें हो सकता है कि या तो मैंने एक साथ बोल दिया कि देख भाई इधर से उधर गुड्स पहुंचाने का 15,000, इधर से उधर गुड्स पहुंचाने का 15,000, उसमें लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग जो करना आया मैं कर दूंगा, तो भी कंपोजिट है। या आप इनवॉइस में बोलो कि देखो भाई सीधा इधर से उधर ले जाने का 10,000 है, लेकिन तुम ये जो चिरकुट सब सामान करवा रहे हो ना, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग, उन सबका मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा भी लगेगा, तो भी कोई बात नहीं, उसको अपन कंपोजिट सप्लाई ही पर्टिकुलरली मान लेते हैं। और जो रेट ऑफ टैक्स ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है वही रेट ऑफ टैक्स पूरे के पूरे सप्लाई पे लग जाता है। मान लो आपने आज घर पे एक फ्रिज खरीदा, ठीक है, तो अब वो फ्रिज को क्या कंपनी वाले आपके घर पे पहुंचा के देते हैं? टेल मी, फ्रिज मैंने परचेस किया, वो मेरा मेन प्रिंसिपल सप्लाई है। अब उस फ्रिज को घर पे पहुंचा के देना, घर पे लाके अच्छे से अनपैक करके जहां मुझे रखना है वहां लगवाना, फ्रिज को चालू करना, उसका एक डेमो देना, क्या ये सारी चीजें एंसिलरी बन जाती है? और प्रिंसिपल क्या है? फ्रिज मैम। मान लो अगर फ्रिज 90,000 का है ना, वो आपको बोल देगा कि देखो भाई यहाँ से फ्रिज हम आपके घर पे पहुंचाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, डेमो देंगे, ये सबका अपन एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज ले रहे हैं, और आपको फ्रिज 92,000 में पड़ा ना, तो भी पूरे 92,000 पे जो फ्रिज का GST का रेट होगा ना वो ही एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब फ्रिज, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका लोडिंग, उसका अनलोडिंग, उसका अनपैकिंग, सारी की सारी चीजें इसमें एक ही साथ क्या आ गई है, कंपोजिट में क्लब हो चुकी है, और इसलिए ये सारी ही चीजें प्रिंसिपल सप्लाई से क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। तो मान लो अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टर को हायर कर लिया है कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये सारी चीजें भी करके देना, तो भी क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई है ट्रांसपोर्टेशन का उसी से सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, GST में टैक्सेबल हो जाएगी। हावेवर मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन में ये सब चीजें साथ में नहीं प्रोवाइड करी गई है। मैंने क्या बोला, मैंने ट्रांसपोर्टर के आदमियों को बुलाया सिर्फ और सिर्फ मुझे लोडिंग अनलोडिंग कर दो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा है मैंने। ये जो इंसिडेंटल सर्विस है ना कि मैंने सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग, कोई और ट्रांसपोर्टर आके ट्रक में माल रख के गया, उसने मना कर दिया मैं अनलोडिंग नहीं करके देता,
तो मैंने किसी और मेरा जो रोज का रूटीन वाला ट्रांसपोर्टर है उसको मैंने बोला भाई 4 आदमी भेजना, अनलोडिंग करवाना है, और उसने सिर्फ अनलोडिंग का खर्चा मेरे से ले लिया, तो फिर उसको भी ट्रांसपोर्टेशन में क्लब कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। अगर ये सर्विसेज अलग से ही दी गई है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ नहीं दी गई है, अलग से दी है, अलग से सेपरेटली इसका बिल बनाया, सेपरेटली इनको इनवॉइस करा है, तो फिर आप इसको कंपोजिट मत मानना। बाकी तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, इन सबको ही अपन क्या मान लेते हैं? कंपोजिट मान लेते हैं। बोलो, मेक्स सेंस टू एवरीवन? यस मैम। 5AA और 5AB में से एग्जाम में क्वेश्चन आने का फुल चांस है, क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट है। जहां अमेंडमेंट हो वो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि एग्जाम में आने का फुल चांस रहेगा। बहुत शांति से और अच्छे से एक चीज समझा रही हूं जिसको समझना, ठीक है? चलो, एक बार में समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा। गवर्नमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, उसको जान दो, वो अलग चीज है। अब अपन पढ़ते हैं कि अगर एक नॉर्मल पर्सन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो क्या होगा। मान लो मेरे पास भी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, तो हम बात कर रहे हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। हम बात कर रहे हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब 2 टाइप्स की इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग हो सकती है, या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या तो क्या बोला, कमर्शियल नेचर का रेंटिंग है कि मैंने शॉप वगैरह किसी को रेंट पे दे दिया, या तो रेसिडेंशियल पर्पस वाले प्रीमाइस का रेंटिंग है। ठीक है, कि रेसिडेंशियल प्रीमाइस फॉर रेसिडेंशियल यूज। अब मानो घर है, घर मैंने किसी डॉक्टर को रेंट पे दिया और डॉक्टर वहां पे क्लिनिक चलाने वाला है, तो भी वो रेसिडेंशियल नहीं हुआ ना, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया भले है, उसने यूज तो कमर्शियली कर लिया। तो अपने को देखना है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यूज के लिए होनी चाहिए, तो यहाँ पे फॉल होगा। लेकिन अगर कुछ भी कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल यूज है तो यहाँ पे फॉल हो जाएगा। अब रेसिडेंशियल रेंटिंग क्या बोलता है कि सप्लायर तो एनी पर्सन हो सकता है, उसको जाने दो। क्या बोला? सप्लायर तो एनी पर्सन हो सकता है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को चेक करने का कि रेसिपिएंट कौन। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे लिया है, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो रेंट के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको उसका पर्पस चेक करना है। मैम पर्पस तो रेसिडेंशियल ही है ना। देखो, रेसिडेंशियल पर्पस भी रिलेटिंग टू बिजनेस हो सकता है। क्या कहीं पे बिजनेस रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या? मैम कैसे पॉसिबल है, ये एक एग्जाम्पल देके समझाओ। मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, टीचिंग करती हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं रिद्धि जीएसटी में क्या हूँ? रजिस्टर्ड हूँ। अब मेरा एक स्टाफ है जिसको रहने के लिए मैंने घर रेंट पे ले दिया। मेरा एक स्टाफ है जिसके रहने के लिए मैंने घर रेंट पे लिया है। तो ऐसे केस में घर जो रेंट पे लिया वहां पे स्टाफ रहने ही वाला है, मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, पर्पस भी रेसिडेंशियल है। लेकिन स्टाफ के लिए अगर मैं उसके घर का रेंट भरूंगी तो क्या वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस होगा? हाँ मैम, मैं मेरे बिजनेस के P&L में एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस उसको दिखा सकती हूँ। मतलब इवन दो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एक्चुअली पर्सन उसको रहने के लिए ही यूज भी करने वाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक रजिस्टर्ड पर्सन के बिजनेस के रिलेशन में हो गई ना। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि यस, अगर रेसिडेंशियल है पर रिलेटिंग टू बिजनेस है तो इस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आंसर आता है नो। भाई मैं नॉर्मली, मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, पर मैंने जो प्रॉपर्टी ली है वो तो मेरे फैमिली के साथ रेंट, मतलब फैमिली के साथ रहने के लिए घर रेंट पे ले लिया है। मेरे बिजनेस से या मेरे रजिस्टर्ड होने से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया? बोलो। ये ड्रॉ कर लेना मेरे साथ। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का चार्ट आप जो एक नोटबुक मेंटेन कर रहे हो उसमें रेफरेंस देके और ड्रॉ कर लेना। तो हम बोलते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे दी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे दी है, तो ऐसे केस में सप्लायर तो कोई भी होगा चलेगा, वो अपने को चेक ही नहीं करना है। रेसिपिएंट कौन है अपन ये देखेंगे। रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो चेक करो कि भले ही वो रेसिडेंशियल रेंटिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस है, लेकिन फिर भी क्या ये बिजनेस के P&L में कहीं आ जाएगा क्या? मान लो कंपनी ने अपने डायरेक्टर के रहने के लिए घर रेंट पे ले लिया, प्रोप्राइटर ने अपने स्टाफ के रहने के लिए घर रेंट पे ले लिया, तो ऐसे केस में जब रजिस्टर्ड पर्सन घर को रेंट पे लेता है
और वो कहीं ना कहीं रिलेटिंग टू बिजनेस है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये वाले पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं मैम? एकदम क्लियर और डन है। डन मैम। अब कमर्शियल रेंटिंग में अपन बोलते हैं कि देखो सप्लायर कौन है। कमर्शियल रेंटिंग, अगर कमर्शियल प्रीमाइस है, आपने रेंट पे दिया, या रेजिडेंशियल प्रीमाइस को भी कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पे दे दिया, तो आपको पूछने का कि सप्लायर कौन है। अगर आंसर आता है कि सप्लायर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है, तो मैम जीएसटी तो लगना ही चाहिए। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रहे हैं तो यहाँ गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही अपने कमर्शियल रेंटिंग के लिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को पे करे। रेसिपिएंट कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर सप्लायर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन है और इसने किसी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, तो गवर्नमेंट बोलता है कि एक काम करो ना, इसको बोल दो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भर दे। मान लो एक बहुत बुढ़े अंकल है, उनके पास एक शॉप पड़ी है, पुश्तैनी शॉप है, उनके नाम पे है, वो तो अनरजिस्टर्ड है, कुछ बिजनेस करते नहीं है। अब ऐसे केस में उन्होंने वो शॉप मुझे रेंट पे दे दी, मैं तो रजिस्टर्ड पर्सन हूं जीएसटी में, तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर वो अनरजिस्टर्ड होंगे तो वो तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे नहीं, भले ही सप्लाई टैक्सेबल हो। अपना केक वाला एग्जांपल, कि केक भले अपने आप में टैक्सेबल है, पर जिसका टर्नओवर ही क्रॉस नहीं हुआ है वो क्यों केक पे जीएसटी कलेक्ट करेगा, क्यों रजिस्ट्रेशन लेगा। तो हो सकता है कि वो जो ओल्ड अंकल है उनका तो टर्नओवर भी इतना नहीं है कि उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़े, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, तो भले ही कमर्शियल रेंटिंग अपने आप में टैक्सेबल है पर वो तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, इस रेसिपिएंट को बोल दो ना कि भाई तू तो रजिस्टर्ड है, तू अपने आप से क्या कर, आरसीएम में टैक्स भर दे। लेकिन यही अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे देता है, तो ये नो जीएसटी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू केक वाला एग्जाम्पल। क्योंकि ना तो हम रेसिपिएंट को बोल सकते हैं, अब समझो किसी का टर्नओवर बहुत कम है, 4-5 लाख का, उसने सिर्फ एक शॉप रेंट पे ले ली, तो ऐसे केस में अपन उसको थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले और इस शॉप के रेंट के ऊपर आरसीएम भर, नहीं। तो हम बोलते कि भाई देखो, नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन कमर्शियल रेंटिंग करेगा ना तो फॉरवर्ड चार्ज लगा देंगे, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कमर्शियल रेंटिंग करा है तो हम उस पर तो बर्डन डाल नहीं सकते। एक काम करो, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसको बोल दो कि भाई तू आरसीएम भर दे, लेकिन रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको जीएसटी में क्या कर देना, जीएसटी में ये फॉल ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसके लिए आरसीएम गवर्नमेंट ने लगाया नहीं है, और एफसीएम तो ये तभी कलेक्ट कर पाएगा जब इसका टर्नओवर एक्सीड होगा और ये एक्चुअली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा। वरना वही केक वाले एग्जाम्पल के हिसाब से उसको कोई जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इवन दो उसका सप्लाई अपने आप में क्या है, टैक्सेबल है। बोलो, 2 मिनट दो, एक बार इस चार्ट को देखो एंड फिर मुझे बताओ कि हाँ मैम समझ में आया। रेसिपिएंट और ये सप्लायर। चलो, सप्लायर और फिर ये रेसिपिएंट। तो यहां पे अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड क्या फर्क पड़ता है, ये तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट करके पे कर ही सकता है। प्रॉब्लम यहां है जब रेंटिंग कमर्शियल है लेकिन सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो जाता है, तो क्या करें, तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को बोलो कि आजा भाई आरसीएम में टैक्स भर दे। नोट्स क्या बोलता है, तो देखो, अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है जो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो आरसीएम लगता है। मतलब सप्लायर तो कोई भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में। रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट कर दो, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है और पर्सनल पर्पस है तो भी एग्जेम्प्ट कर दो, पर कहीं ना कहीं बिजनेस के रिलेशन में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे ले लिया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा देंगे। ये नई एंट्री ऐड हुई है अमेंडमेंट से। ये एंट्री क्या बोलती है कि अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आपने रेंट पे दिया है तो आरपी अगर किसी भी पर्सन को देगा तो एफसीएम ही लग जाएगा, यूआरपी आरपी को देगा तो आरसीएम लग जाएगा, यूआरपी को देगा तो फिर उस पर तो वैसे भी अपन जीएसटी लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये जो चार्ट मैंने आपको ड्रॉ करवाया वही चीज यहाँ पे अलग तरीके से लिखी हुई है। आपको चार्ट कंफर्टेबल लगता है तो चार्ट, और नोट्स कंफर्टेबल लगती है तो नोट्स, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप इस टॉपिक को फॉलो कर सकते हो। पर ध्यान रखना, क्योंकि अमेंडमेंट है तो इसमें से कुछ आने के चांसेस
बहुत बढ़ जाते हैं, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर योर अटेम्प्ट। ये आती है कंप्लायंस की बात, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में सुना था कि मैम जो अगर कोई नॉर्मल जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो एक तो उसको हर महीने जीएसटीआर 1 भरने का, फिर उसको हर महीने उसका जीएसटीआर 3 भी भरने का, तो मैम 12 महीने के 2 रिटर्न 24 रिटर्न तो यही हो गए मैम, प्लस वो एक एनुअल रिटर्न भी भरेगा, यानी मिनिमम 25 रिटर्न तो उसको साल के भरने ही है। वेरेज अगर हम एक कॉम्पोजिशन पर्सन की बात करें तो उसको पेमेंट तो क्वार्टरली बेसिस पे करना होता है, मतलब जैन फेब मार्च में उसने जितना भी सेल करा है, कुछ डिटेल वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बस मान लो जैन फेब मार्च में मैंने टोटल 5 लाख का सेल किया है, तो 5 लाख के ऊपर 1% के हिसाब से मेरा जो भी जीएसटी बन रहा है मैं क्वार्टर खत्म होने पे वो पे कर दूंगी। कब तक मैम? 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, मतलब मैम जैन फेब मार्च के लिए 18 अप्रैल, अप्रैल में जून के लिए 18 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 18 अक्टूबर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 18 जनवरी तक आपको क्या कर देना है? बस एक पेमेंट कर देना है CMP 08 नाम के फॉर्म में। अभी फॉर्म नंबर कुछ याद नहीं रखने का, हाँ मैम इतना पता होना चाहिए कि 18 क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 डेज में अपने को पेमेंट कर देने का। रिटर्न मैम, रिटर्न पूरे साल में हम एक ही भरते हैं GSTR 4, कि जिसमें हमें सारी हमारी डिटेल वगैरह डालनी पड़े, क्या कितना सेल हुआ, क्या हुआ, प्रॉपर डिक्लेरेशंस जो देने पड़ते हैं, वो बस पूरे साल में एक रिटर्न। कौन सा रिटर्न मैम? GSTR 4, जो अपन एन्युअली साल में एक ही बार भरते हैं। अभी देखो 2023-24 तक 2023-24 तक ड्यू डेट था 30 अप्रैल, मतलब पूरा FY 23-24 का GSTR 4 मुझे एक साथ भरने का, कहाँ तक मैम? 30 अप्रैल 24 तक। अब 2024-25 से गवर्नमेंट ने ड्यू डेट चेंज करके 30 जून कर दी है, मतलब 2024-25 का GSTR 4 बताओ मैं कौन सी डेट तक फाइल कर सकती हूँ मैम? 30 जून 2025 तक आप इसको फाइल कर सकते हो। मतलब आपको एग्जाम में एक बार ध्यान से देख लेने का, क्योंकि रिसेंटली ही चेंज हुआ है। अगर 24-25 वाले ईयर देते हैं तो 30 जून ड्यू डेट, और अगर 24-25 के पहले तक कोई किसी और साल का क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आपको क्या करना है? 30 अप्रैल ड्यू डेट लेना है। ये अमेंडमेंट है कॉम्पोजिशन स्कीम में, जो इसी साल से 24-25 से एप्लीकेबल होने वाला है, कि अब की बात 24-25 से अब ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 30 जून हो जाएगी, यानी पूरे साल का एक साथ एक रिटर्न भरने का खाली GSTR 4। कब? वो भी साल खत्म होने के बाद 30 जून तक। एनुअल रिटर्न का प्रोविजन है बट एक्चुअली इफेक्टिव नहीं है। एकदम शुरू में 2017, 18, 19, 20 में जब कॉम्पोजिशन स्कीम ऐसा GST नया था ना, तब ऐसा होता था कि रिटर्न भी पूरे साल में 4 भरवाते थे, तो फिर साल के एंड में एक कंसोलिडेटेड एनुअल रिटर्न भरवा लेते थे। क्योंकि अब साल में बस पेमेंट 4 बार होता है, रिटर्न तो अब एक ही बार भरते हैं हम लोग, तो ऐसे केस में जब ऑलरेडी एक ही रिटर्न भर रहे हैं तो वही एनुअल हो गया ना, तो अभी अलग से एनुअल रिटर्न चलता नहीं है प्रैक्टिकली। लॉ में है क्योंकि पहले साल के 4 रिटर्न होते थे, तो बाद में एक एनुअल और भरना पड़ता था GSTR 9A करके 31 दिसंबर तक। हावेवर अभी प्रैक्टिकली ये चालू नहीं है, क्योंकि जो फाइनल इनका एक टोटल रिटर्न है वो भी पूरे साल में एक ही जाता है GSTR 4। लॉ में प्रोविजन है तो अपन ने लिख लिया है, पर प्रैक्टिकली अभी 9A चालू नहीं है। यस मैम, तो आप 22 बोलता है पर्सन लायबल, 24 बोलता है कंपलसरी। अभी अपने को फटाफट क्या करना है? 23 मैम जो बोलता है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी 23 में 23 सबसेक्शन 1 तो है जो अपन 2 मिनट बाद पढ़ते हैं, 23 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? कि कुछ आलतू फालतू लोगों को बीच बीच में नोटिफाई कर सकते हैं। अब ये बीच बीच में किसको नोटिफाई किया है पता है? ये वही सारे लोग हैं जो सेक्शन 24 के एक्सेप्शन है, कि देखो अगर गुड्स का सप्लाई करा और 8 कंडीशन फुलफिल करी इको के थ्रू तो मत लो रजिस्ट्रेशन, इको के थ्रू अगर सर्विसेज सप्लाई करा है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। ये अदर देन 9(5) क्यों लिखा है मैम? क्योंकि 9(5) वालों का तो यू भी अपना खुद का चलता है ना, 9(5) में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ही का, 9(5) के इको को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। जो 9(5) के थ्रू सप्लाई करता है, मान लो रेस्टोरेंट हो गया, कैब ड्राइवर हो गया या होटल हो गया, उसके ऊपर तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वैसे भी नहीं है, तो उसको एग्जेम्पशन देने का क्या मतलब? जो 9(5) के अलावा TCS वाले इको के थ्रू सप्लाई करते हैं ना, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन उसमें भी सर्विस वाले को नहीं लेना है, और गुड्स वाले को 8 कंडीशन फुलफिल कर दे तो नहीं लेना है।
सीटीपी मैम अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करता है, ई वे बिल के प्रोविजन कंप्लाइड होने चाहिए। ई वे बिल अपन ई वे बिल के चैप्टर में पढ़ लेंगे। बाकी मैम इंटरस्टेट सप्लाई करने वाला अगर सर्विस वाला है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। और मैम जो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम सप्लाईज करता है, ऐसा पर्सन जो जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड आरसीएम सप्लाई करता है, देखो समझना, जो इनवर्ड आरसीएम सप्लाई लेता है उसको तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोल दिया है। तो अब समझो कि अगर मैं एक ऐसा पर्सन हूं कि मेरी सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाईज पे आरसीएम ही लगता है, तो बताओ मैं रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूं। अगर मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसकी सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर आरसीएम ही लगता है, तो वैसे भी हमेशा मेरा रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स भरेगा ना, फिर मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की क्या जरूरत है। तो बेसिकली सेक्शन 23(2) वही लोग हैं जो सेक्शन 24 के एक्सेप्शन में डाल दिए थे कि इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, वही चीज यहाँ पे लिख रखी है। ये पूरा का पूरा सेक्शन 24 का एक्सेप्शन ही है कि भाई इंटरस्टेट सप्लाई करने वालों को यूं तो नॉर्मली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है, पर सर्विस वाले हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को नहीं लगेगा। सीटीपी को नॉर्मली लगता है पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को नहीं लगेगा। इको के थ्रू सर्विस सप्लाई करी या 8 कंडीशन फुलफिल करके इको के थ्रू गुड्स सप्लाई करे, या तो सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड आरसीएम सप्लाई करा है, तो आप सब लोगों को जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉट एप्लीकेबल टू मेटल स्क्रैप सप्लायर। अभी ये क्या है, गुड्स का आरसीएम है जो सीए इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। सीए फाइनल लेवल पे ही आता है कि कौन कौन से गुड्स पे आरसीएम लगता है। तो उसमें एक मेटल स्क्रैप को लेके नए नए अमेंडमेंट्स आए हैं कि मेटल स्क्रैप के ऊपर भी आरसीएम लगता है, लेकिन इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है भले ही इनकी सप्लाईज आरसीएम वाली हो। मतलब नॉर्मली जो लोग सिर्फ आउटवर्ड आरसीएम सप्लाई करते हैं ना, उनको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, पर मेटल स्क्रैप वालों को लेना पड़ेगा। अब क्योंकि मेटल स्क्रैप के प्रोविजंस आप लोगों को आरसीएम में पढ़ाए नहीं है, तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उसकी भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर मेटल स्क्रैप का आरसीएम पढ़ाते तो शायद आप लोगों को ये चीजें एग्जाम में पूछ सकते थे। हावेवर फिर भी अगर पूछ ले तो नॉर्मल सी बात है कि भाई मेटल स्क्रैप भी एक ऐसी चीज है जो आरसीएम में टैक्सेबल है, लेकिन फिर भी उसको सप्लाई करने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और बाकी सारे सिर्फ आउटवर्ड आरसीएम सप्लाई करती हूँ। मान लो मैं लॉयर हूँ तो मैं जो भी सप्लाई करती हूँ या तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है या तो उसमें आरसीएम लगता है, मेरा रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स भर देगा। तो मैं रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूँ, समझ में आया। या तो मान लो कि मैं एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी वाला पर्सन हूँ और मेरे रेसिपिएंट क्या है, सब रजिस्टर्ड पर्सन। मैं एक वॉचमैन हूँ और मैं एक बड़ी कंपनी में वॉचमैन बन गई, तो बड़ी कंपनी आरसीएम में टैक्स भरती है ना, तो मैं रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूँ। मान लो मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मेरी कंपनी ही आरसीएम में टैक्स भर देती है, तो मैं रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूँ। यानी जब अपन ऐसे सप्लायर हैं कि अपनी आउटवर्ड सर्विसेज आरसीएम में टैक्सेबल हो जाती है, तो अपने को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पे फिर नहीं रहती है। उसके बाद सेक्शन 29 था कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें अपन ने रूल 21 के बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि अगर आपने इसमें से कोई भी कांड करा तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, सुओ मोटो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। कौन कौन से कांड थे मैम, मान लो कि मैं फेक इनवॉइसेस इशू कर रही हूँ, अपने डिक्लेयर्ड प्लेस से बिजनेस नहीं कर रही, 6 महीने हो गए रिटर्न नहीं भर रही, बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं फर्निश कर रही, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे थे कि इनमें से कुछ भी करने पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और इंसर्ट कर दिया गया है। ये पॉइंट क्या बोलता है, देखो मानो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, उसके बाद आप अप्लाई करके रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन भी करवा सकते हो। हाँ मैम, सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हमने पढ़ा है। वहां हमने देखा था कि भाई जिस दिन अपना रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हो जाता है, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर अपने को अपने सारे पेंडिंग रिटर्न्स भर देने पड़ते हैं। बिल्कुल मैम सही बात है। तो यहाँ पे हमने बोला कि देखो, एक तो पहले से आप एकदम बेकार आदमी थे, क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा था, फिर भी जाके आपने बहुत रिक्वेस्ट करी कि डिपार्टमेंट प्लीज यार रिवोक कर दो, और वो मान गए। ये बिल्कुल आपके एक्स के जैसा है, या हो सकता है प्रेजेंट में आप जिसके साथ हो उसके जैसा है। बार बार गलती करता है, आके आपको सॉरी बोलता है और आप पिघल जाते हो कि अच्छा चलो ठीक है दोबारा से नहीं करोगे। आप जैसे ही पिघले वो दोबारा से अपने ओरिजिनल रूप में पहुंच जाता है और फिर गलतियां करने लग जाता है। तो देखो ज्ञान की बात, इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, उसको छोड़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मैम आप तो घर तुड़वा दोगे, अरे जोक्स है रे जोक्स। तो सुनो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं पहले तुम गलत आदमी होगे इसलिए हमने तुमको कैंसिल किया, तुमने आया हमारे पास
सॉरी बोला, रिक्वेस्ट किया, ठीक है, हमने रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कर दिया, तो अब तो तुमको कंप्लायंसेस करने ही चाहिए, सीधी सी बात है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन होते ही 30 डेज में तुमको उस पीरियड के सारे पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपके जैसा पागल नहीं है कि फिर भी आपके पीछे पीछे आएगा। जीएसटी डिपार्टमेंट बोलेगा देख भाई, अपने को बिल्कुल लॉयल्टी चाहिए, तो अब 30 दिन हो गए हैं, तुम रिवोकेशन के बाद भी कंप्लायंसेस नहीं कर रहे, तो डिपार्टमेंट बिंदास आपको दोबारा से क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। आया क्या समझ में? हाँ मैम, पढ़ते पढ़ते गजब ही आपने तो हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए। तो डज नॉट फर्निश पेंडिंग रिटर्न्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, तो भी आपको डिपार्टमेंट क्या करेगा, दोबारा से कैंसिल कर देगा। चलिए मैम, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक क्लैरिफिकेशन था टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में जो अपन ने लास्ट क्लास में नहीं कंप्लीट करा था। अभी एज सच क्या है, ये क्लैरिफिकेशन मुझे आप लोगों को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, ये चीज हमें ऑलरेडी आती है। गवर्नमेंट ने बस क्लैरिफाई करके बोल दी कि देखो इसको ऐसे ही करना है। हम बात करते हैं HAM की। व्हाट इज HAM मैम? इट इज हाइब्रिड एन्युइटी मोड। हाइब्रिड एन्युइटी मोड ये क्या है मैम? चलो इसके पहले मुझे एक बात बताओ, ये NHAI क्या होता है, किसी को पता है क्या? NHAI क्या होता है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में ये जो नेशनल हाईवेज वगैरह बनते हैं, इनके टेंडर्स देना, कौन हाईवे बनाएगा वो डिसीजन लेना, कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, कितने टाइम में हाईवे बन जाएगा, वो मेंटेन कैसे होगा, ये सारा का सारा देखने का रेगुलेटरी पावर अथॉरिटी कौन है मैम? NHAI, विच इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है, कुछ कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में होती है उनको टेंडर देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भाई आप लोगों को ये पूरा हाईवे बनाना है। अभी समझो हाईवे बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 100-200 किलोमीटर के मान लो रोड्स बनते हैं एक साथ, फिर उसके बाद उसको मेंटेन भी करना, बहुत तेज बारिश आ गई अगर मान लो उसमें कहीं गड्ढा पड़ गया या एक्सीडेंट हो गया तो उसको वापस ठीक करना, मेंटेन करना, ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत लंबे पीरियड तक चलते हैं। 10-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे सिर्फ हाईवे बना के ये कंपनी फ्री नहीं हो सकती जिसको टेंडर मिला। हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है वो तो करना ही करना है, उसके बाद उसको मेंटेन भी करना है कि भाई बारिश आ गई, मान लो वॉर हो गया या वहां पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ टूट फूट गया, तो उन सबको ठीक करवाना भी तो पड़ेगा। तो मेंटेन करना, टाइम टू टाइम रिपेयर करना, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देते हैं, एक ही साथ एक कंपनी को दे देते हैं। तो 10-15 साल का ये ऐसा पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई 10-15 साल तक ये पूरा रोड बना के आप ही को मेंटेन करना है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे? क्या इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है टैक्स इनवॉइस चैप्टर में और प्लस टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, उस हिसाब से क्या आप इसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे कि नहीं मानोगे? जस्ट यस और नो में मुझे आंसर चाहिए। टेल मी क्विकली। हेतल, चिरायू नहीं आया आज, बताओ। यस मैम, आपने तो बोला था कि अगर 3 महीने से ज्यादा बड़ा पीरियड होता है ना तो भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता है मैम। तो ये तो अगर 10-15 साल तक रोड बनता रहेगा, रिपेयर होता रहेगा, मेंटेन होता रहेगा, इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो सीधी सी बात है मैम, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोल देंगे। तो अब इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करके दिया, जो हमको ऑलरेडी आता ही है। तो सुनो, क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस देयरऑफ। कंस्ट्रक्शन भी करना है और मेंटेन भी करना है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इन हाइब्रिड एन्युइटी मोड मॉडल। मैम ये हाइब्रिड एन्युइटी मोड मॉडल का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जो कंस्ट्रक्शन के लिए भी है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए भी है, हाईवेज के लिए। तो अभी इसमें क्या होता है ना कि पूरा पेमेंट एक साथ 15 साल बाद तो करते नहीं है। एक बार जब रोड कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो मान लो 60-70% पेमेंट हो जाता है, फिर एनुअली थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह, ऑपरेशन वगैरह के लिए गवर्नमेंट और पेमेंट करती रहती है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि भाई ये जो पेमेंट होता है, पेमेंट वो अग्रीमेंट में डिसाइड हो जाता है कि किस किस तरीके से हम इस कंपनी को इस हाईवे के लिए पेमेंट्स करने वाले हैं। तो NHAI यानी गवर्नमेंट एंड कंसेशनर, मतलब जो इस तरीके से हाईवे बनाता है उसे कंसेशनर यहाँ पे कहा जाता है। तो जनरली
15 से 17 साल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इतने इयर्स में हमारा थोड़ा 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 पेमेंट स्प्रेड हुआ रहता है कि भाई 1 साल होगा इतना पेमेंट देंगे, 2 साल होगा इतना पेमेंट देंगे, इस तरीके से। तो हमें जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक साथ होलिस्टिकली, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमें एक साथ देखना पड़ता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अलग है या मेंटेनेंस ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। यू कैन नॉट स्प्लिट इट इनटू टू। कॉन्ट्रैक्ट तो एक सिंगल ही है, अग्रीमेंट तो एक सिंगल ही हुआ है कि 15 to 17 इयर्स तक इस रोड को बना के मेंटेन करने का पूरा काम इसी कंपनी का है। तो ऐसे केस में पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट्स में करी जाती है कुछ कुछ स्पेसिफाइड पीरियड में, या तो इवेंट। अभी ऐसा हो सकता है कि देखो आफ्टर 1 ईयर इतना पेमेंट देंगे, आफ्टर 2 इयर्स इतना पेमेंट देंगे, आफ्टर 3 इयर्स इतना पेमेंट देंगे, या तो फिर ऐसा डिसाइड हो सकता है कि भाई इतने किलोमीटर रोड बन जाएगी तो इतना पेमेंट दे देंगे, पूरी रोड बन जाएगी इतना पेमेंट दे देंगे, फिर तुम कुछ खर्चा मेंटेनेंस ऑपरेशन होगा इतना पेमेंट दे देंगे। मतलब ये जो अग्रीमेंट के पेमेंट के टर्म्स है ये या तो कोई पीरियड के ऊपर डिसाइड हो सकते हैं कि इतने इतने टाइम में पेमेंट देंगे, या तो किसी इवेंट के ऊपर डिसाइड हो सकते हैं कि भाई ये इवेंट हो जाएगा तो इतना इतना पेमेंट दे दिया जाएगा। तो क्या अब ये सब कुछ पढ़ के समझ में आता है कि ये एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है? हाँ मैम। तो ऐसे केस में क्या हम इसका लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस निकाल सकते हैं? यस मैम। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो ऑन बिफोर ड्यू डेट, नहीं तो जब एक्चुअल पेमेंट मिल जाए वही हम बोलेंगे लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस है। और अगर इसका पेमेंट किसी इवेंट से लिंक हो जाता है मैम, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि जिस दिन ये इवेंट हो जाए वही हमारा लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले सेक्शन 31 से लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस निकाल लेंगे, एंड उसके बाद सर्विस है मैम और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, तो सेक्शन 13(2) में आएंगे और पूछ लेंगे कि भाई सेक्शन 31 के हिसाब से क्या इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया था? हाँ मैम हो गया था, तो फिर इनवॉइस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे, और अगर नहीं हुआ था मैम तो फिर सर्विस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है, वही हमारा यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 13(2) के हिसाब से हम निकाल लेंगे, और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस हम उसमें से देख लेंगे सेक्शन 31(5) में से। और यहाँ पे जो भी 15-17 साल लेट पेमेंट होते हैं तो ऑफकोर्स उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह के पोर्शंस भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैम ये जो इंटरेस्ट है ये तो अपना नॉर्मल सप्लाई के रिलेटेड ही इंटरेस्ट हो गया, तो इसको भी हम क्या करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लेते हैं। ये चीज सेक्शन 15 में भी आ जाएगी जो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमने पहले सप्लाई के चैप्टर में भी ये पॉइंट देख रखा है, टाइम ऑफ सप्लाई में भी बताया था कि अगर अंडरलाइन ओरिजिनल गुड्स या सर्विसेज कोई है जिसके साथ कोई एसोसिएटेड इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाता है। मैम प्योरली बस किसी को पैसा देते हैं और इंटरेस्ट इनकम होती है ना, तो वैसे प्योर इंटरेस्ट इनकम हम बोलते हैं कि भाई जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है। बाकी नॉर्मली गुड्स और सर्विसेज के साथ मिलने वाली इंटरेस्ट तो उस गुड्स या सर्विसेज की रेट से ही टैक्सेबल हो जाती है। बोलो ये चीज समझ में आई? यस और यस। इसमें अमेंडमेंट कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट ने ऐसा नया क्लैरिफिकेशन इशू करा। गवर्नमेंट अगर ना भी बोलती तो भी हम तो ऐसे ही करने वाले थे कि भाई अगर सर्विस है तो मैम सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? सेक्शन 13 के हिसाब से। फॉरवर्ड चार्ज है तो 13(2) के हिसाब से, जिसमें हम पहले पूछ लेंगे कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ क्या। अब इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ कि नहीं हुआ वो कहाँ से पता चलता है मैम? सेक्शन 31 से। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो हम चेक कर लेंगे कि भाई ड्यू डेट है, इवेंट है, जो भी है उस हिसाब से एक बार लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस निकाल लेंगे। फिर एक्चुअल सिचुएशन में आके चेक करेंगे कि इनवॉइस यहाँ तक इशू हो गया था क्या। अगर हाँ हो गया था तो फिर इनवॉइस पेमेंट जो भी अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। नहीं हुआ था मैम तो सर्विस पेमेंट जो भी अर्लियर है वो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बोलो एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर? समझ आया, मजा आया, याद हुआ? तो यहाँ पे ऑफिशियली विद सारा अमेंडमेंट अपना टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी मान लो चिरायु है एलडीआर में, मैम लास्ट डे रिवीजन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना। चिरायु रहता है इंदौर। मैम आज मेरा ही नंबर लग रहा है क्या? हाँ चलो। चिरायु रहता है इंदौर और उसकी जो लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड है वो कहाँ रहती है? कहाँ की बनाए बताओ चिरायु, आपको कहाँ की गर्लफ्रेंड चाहिए? बता दो फटाफट बता दो। चलो मान लो चिरायु तो इंदौर रहता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो पढ़ पढ़ा के नौकरी भी लग गई है मुंबई में, और ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। अभी क्या हुआ, आज चिरायु की मैडम का हैप्पी बर्थडे है। ये चिरायु की मैडम, ये इसको अपन ने हैप्पी बर्थडे का ताज बना दिया। अभी चिरायु मिलने तो जा नहीं सकता, बहुत मजबूरी है, क्लास छोड़ के कैसे जाए मिलने। चिरायु ने सोचा एक काम करते हैं, ऑनलाइन कुछ गिफ्ट भेज देते हैं, जोमेटो स्विगी से केक वेक ऑर्डर कर देते हैं तो मैडम खुश हो जाएगी।
अभी ऐसे केस में क्या हुआ कि मान लो जोमेटो से मैंने ऑर्डर करा तो कैश ऑन डिलीवरी पे तो ऑर्डर नहीं करेगा, मतलब इतनी तो कर्टसी रखेगा कि हाँ भाई पहले से पे करके ही मुंबई वाली लोकेशन पे मैं वो केक भेजूंगी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी कोई गुड्स अगर सप्लाई हो जाते हैं, जहाँ पे बिल तो मिलने वाला है चिरायू को ही, चिरायू ने ही अपने अकाउंट से ऑनलाइन पे कर दिया इंदौर में, लेकिन मैं गुड्स भिजवा कहाँ रही हूँ, मुंबई में, तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आना चाहिए मैम, मुंबई आना चाहिए, बिकॉज अब अल्टीमेटली कंज्यूम तो वहीं पे होने वाले हैं ना गुड्स जहां पे गए हैं। तो इधर पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं, ये बिल टू शिप टू मॉडल जैसा नहीं है, ये बिल टू शिप टू मॉडल जैसा नहीं है, ये इसके जैसा है। हम अनरजिस्टर्ड पर्संस की बात करते हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि देखो प्लेस ऑफ सप्लाई, ये यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए ही स्टार मार्क करा है, इसी का ये एक्सटेंशन है कि क्या ये सेम टू सेम चीज ऑनलाइन में भी काम आएगी क्या। हाँ मैम, ये सेम टू सेम चीज ऑनलाइन में भी काम आएगी कि मान लो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, देखो रजिस्टर्ड पर्सन तो अपना जीएसटी नंबर देगा तो फिर वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी, चाहे वो कहीं भी डिलीवरी मंगाए वो अलग चीज है, वो तो फिर बिल टू शिप टू टाइप का हो गया। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसने क्या करा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ऑनलाइन कोई गुड्स मंगवा लिए, जहां पे उसका बिलिंग एड्रेस अलग है और उसका डिलीवरी एड्रेस शिपिंग एड्रेस अलग है, तो मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनना चाहिए, जो डिलीवरी एड्रेस होगा ना अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है, उसी को मान लेंगे कि एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, उसी एड्रेस को इनवॉइस में भी डाल देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के पर्पस के लिए पर्टिकुलरली। बोलो आया क्या समझ में? यस मैम। तो जब चिरायू ने इंदौर में बैठे बैठे अपनी गर्लफ्रेंड जो कि मुंबई में है उसके लिए अगर केक ऑर्डर कर दिया जोमेटो स्विगी से, सबके सब अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंदौर के मुंबई। बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंदौर के मुंबई। देखो वो रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा तो वो बिल टू शिप टू टाइप का केस मान के रजिस्टर्ड पर्सन के लोकेशन को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं क्योंकि उसको आईटीसी लेना होता है। लेकिन चिरायू को कौन सा आईटीसी लेना है मैम, कुछ नहीं, 2 बार सप्लाई थोड़ी ना हो रहे हैं गुड्स, वही सप्लाई हो रहे हैं जो मैंने उधर भिजवा दिए, मतलब मैंने अपना एड्रेस दे दिया बेसिकली, ये यही वाली चीज हो गई है। तो यहाँ पे भी जो डिलीवरी एड्रेस होता है, डिलीवरी एड्रेस, उसी को फिर अपन मुंबई को ही क्या मानते हैं, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। बोलो यस मैम, बोलो यस मैम। ये अनरजिस्टर्ड के लिए, रजिस्टर्ड तो अपना जीएसटी नंबर देगा तो बात खत्म, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है। तो ये यूआरपी इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टार मार्क करना कि ये जो चीजें पढ़ा रही हूँ ये सब यूआरपी के लिए, आरपी तो अपना जीएसटी नंबर देता है तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। देन उसके अलावा ये मान लो जैसे कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग हो गया, उसका अवार्डिंग बॉडी, ट्रेनिंग बॉडी जिसको नेशनल काउंसिल रिकॉग्नाइज करता है, ये लोग जो सर्विसेज वगैरह करवाते रहते हैं, ये सभी जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये अदर्स वाला पॉइंट कोई इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, अमेंडमेंट्स एक बार रीड कर लेना, अमेंडमेंट आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अदरवाइज ये वही सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज एक्टिविटीज है, या एक वो एक्स्ट्रा के एक्स स्टूडेंट बन गए तो भी सर्टिफिकेट लेने आए तो एग्जेम्प्ट ही हो जाते हैं। देन उसके बाद ये अफिलिएशन वाला शायद आ जाए क्योंकि अमेंडमेंट है, ये ऐसा बोलता है कि भाई अफिलिएशन जब गवर्नमेंट या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल को तो वो भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा। मैम ये अफिलिएशन मतलब क्या हो गया कि भाई मान लो आपकी स्कूल है, सीबीएसई का सिलेबस वहां पढ़ाया जाता है, या आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है, या स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो वो होता है क्या है, उनका अफिलिएशन होता है ना। आपकी स्कूल सीबीएसई बोर्ड के साथ अफिलिएटेड होगी तो अफिलिएशन लेने के लिए एक फीस पे करनी पड़ती है, वो फीस प्राइवेट स्कूल्स के लिए तो टैक्सेबल होगी, लेकिन हम बोलते हैं कि ऐसी कोई स्कूल जिसको ओन कंट्रोल या एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ने करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एंटिटी वगैरह ने कोई स्कूल को एस्टैब्लिश करा है, सेटअप करा है, और वो लोग अब अगर इस टाइप के सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड से अफिलिएशंस लेते हैं तो अफिलिएशन लेने की जो फीस होती है ना वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये आ सकता है क्योंकि अमेंडमेंट है और पूछे जाने टाइप का अमेंडमेंट है। ऊपर वाले में तो क्या है कि भाई ये सारे गवर्नमेंट की योजनाएं, स्किल वगैरह वाली चीजें हैं जो एग्जेम्प्ट है, वो सिंपल है, समझ में आता है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा रन करी जाने वाली कोई स्कूल है, उसने पर्टिकुलरली अफिलिएशन की सर्विस ली है, तो जो फीस पे करेगा वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज करते हो, अब देखो प्राइवेट फ्लाइंग अकेडमी से करते हो तो टैक्सेबल है, लेकिन ऐसे फ्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन से जाके आप
प्लेन उड़ाना सीखते हो, जहां पे आपको गवर्नमेंट द्वारा यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है कि यस आप एक प्रॉपर पर्सन हो जिसको प्लेन उड़ाना आता है, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऐसे फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज में अगर आप जाते हो तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। यानी जो भी पर्सन मुझे फ्लाइंग सिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फ्लाइंग सीखने के बाद क्या मुझे डीजीसीए का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, हाँ, तो फिर मैंने जो भी फ्लाइंग की फीस भरी है वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो नाउ वी स्टार्ट विद गवर्नमेंट सर्विसेज। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स भी है और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कई बार एग्जाम में टेस्ट भी होते रहते हैं। तो क्विकली अपन गवर्नमेंट सर्विसेज को वाइंड अप करेंगे। मैम, आरसीएम चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है, एक्सेप्ट माई पति सर्विसेज। मैंने बोला था मेरा पति है तो आप लोग उसको छोड़ दो, मेरा पति है तो आप लोग उसको छोड़ दो। हम करेंगे क्या, वील मीट माई पति अगेन इन एग्जेम्पशन चैप्टर। तो चलो मैम, माई पति के अलावा का क्या होगा वो भी अपन एक बार देख लेंगे, लेकिन माई पति की पहले अपन पर्टिकुलरली बात करेंगे। तो माई में सबसे पहले आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज किसी को कोई भी सर्विस देता है तो अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। एग्जेम्पशंस कुछ कुछ है कि भाई कुछ कुछ सर्विसेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिलेटेड एग्जेम्प्ट होती है, बट अदरवाइज देन दैट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने किसी को कोई भी सर्विस दे दिया तो वो जीएसटी में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही टैक्सेबल होता है। देखो बाकी नॉर्मल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री सर्विस देती है तो आरसीएम लगता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोल दिया है। अभी अमेंडमेंट से कुछ यहाँ पे एग्जेम्पशंस इंसर्ट करे हैं। सबसे पहला, सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट बेची, कि भाई आपको किसी को छोड़ने जाना है, किसी को मिलने जाना है तो प्लेटफॉर्म 10-15 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट होती है, उसको क्या टैक्सेबल बनाना यार, वो भी आउटवर्ड सप्लाई बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही है। या तो मान लो फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग वेटिंग रूम्स हो गया, क्लोक रूम सर्विसेज जहां पे अपना लगेज वगैरह रख सकते हो, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज चलती है कुछ कुछ बहुत ही बड़े रेलवे स्टेशन में, जहां पे मैम इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाने में जान निकल जाए तो वहां पे बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज चलती है जिसमें बैठ के आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हो। तो ये जो सारी आउटवर्ड सप्लाईज है ना जो इंडिविजुअल्स को दी जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। देन उसके बाद अंदर घरगत्ता किया, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री के एक जोन डिवीजन ने दूसरे जोन डिवीजन को सर्विस दिया तो वो भी जीएसटी में क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो अंदर एक जोन डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ने दूसरे जोन डिवीजन ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री को सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट। या तो प्लेटफॉर्म टिकट, क्लोक रूम, वेटिंग रूम्स या बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज वाली जो सर्विसेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देती है तो भी एग्जेम्प्ट। बाकी सब जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो भी करे उधर क्या लग जाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। फिर एक ये पॉइंट और है जो रेलवे से रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, सर्विसेज बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल्स टू रेलवे मिनिस्ट्री। बेसिकली रेलवे मिनिस्ट्री यहाँ पे रेसिपिएंट है, फिर भी मैंने इधर डाल दिया है क्योंकि एग्जेम्पशन रेलवे के रिलेटेड था, आपको इजी रहे इसलिए। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल्स क्या होते हैं, टेम्पररी कुछ पर्पस के लिए बनाए जाते हैं कि भाई मान लो इस जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पूरा रेलवे ट्रैक ले करना है, एक अच्छा सा रेलवे स्टेशन अपन को बिल्ड करना है, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए कुछ एंटिटीज बनाई जाती है जो वो काम करती है फिर डिसॉल्व हो जाती है। उन एंटिटीज को बोलते हैं अपन स्पेशल पर्पस व्हीकल, कि भाई किसी पर्पस के लिए उनको सेटअप करा गया है। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है ये रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सर्विसेज देती है। ये लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, ओन करते हैं, फिर रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री क्या करती है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती है। कंसेशन पीरियड यानी वो जितने भी पीरियड के लिए ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बना है उसको कंसेशन पीरियड बोला जाता है। अगेंस्ट कंसिडरेशन, तो रेलवे मिनिस्ट्री क्या करती है, इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को कंसिडरेशन देती है या तो फिर कुछ मेंटेनेंस वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवा देती है इनको कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा स्पेशल पर्पस व्हीकल का है, उसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कर दिया। या तो फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए कोई अपन जो भी अमाउंट वगैरह पे करते हैं वो सब जीएसटी में क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। यानी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, ओन करते हैं, ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को यूज करने देते हैं, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या तो इनको पैसा दे देती है या सामने कोई और सर्विसेज दे देती है, तो वो सभी जीएसटी में क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। राइट मैम, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपके लिए क्योंकि ये अमेंडमेंट है। रेरा क्या होता है, रेरा कोई मुझे बताए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज रेरा? सुना है क्या रेरा क्या है?
मैम ये जो रियल एस्टेट की रेगुलेटरी बॉडी होती है उसको रेरा बोलते हैं। तो ये जो रियल एस्टेट का रेगुलेटरी बॉडी है, रियल एस्टेट का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो भी जो स्टैट्यूटरी कलेक्शंस आपसे करता है वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा। ये नया अमेंडमेंट इंसर्ट हुआ है तो फिर आपके एग्जाम के लिए थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। स्टैट्यूटरी कलेक्शंस डन बाय रेरा आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। अमेंडमेंट से यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया है कि री इंश्योरेंस में रेट्रोसेशन सर्विस भी आ जाता है। री इंश्योरेंस में रेट्रोसेशन सर्विस भी आ जाता है। तो मैम ये रेट्रोसेशन सर्विस क्या होता है? एग्जेम्पशन चैप्टर में इंश्योरेंस के ब्लॉक में गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया कि भाई नॉर्मल जो इंश्योरेंस के नाम हमने बताए वो सब एग्जेम्प्ट है, उनके री इंश्योरेंसेस भी एग्जेम्प्ट है और उनके रेट्रोसेशन भी एग्जेम्प्ट है। ये रेट्रोसेशन क्या होता है? रेट्रोसेशन मतलब री इंश्योरेंस का भी री इंश्योरेंस। मेरी फटी पड़ी थी तो मैंने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस कंपनी की भी फट गई, उसने री इंश्योरेंस ले लिया, बाद में री इंश्योरर की भी फट गई, उसने री इंश्योरेंस का भी री इंश्योरेंस करवा लिया, उसको रेट्रोसेशन बोला जाता है। तो ओरिजिनल इंश्योरेंस तो एग्जेम्प्ट है, उसका री इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, उसका भी री इंश्योरेंस जिसको रेट्रोसेशन बोला जाता है वो भी जीएसटी में क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर पर्टिकुलर जो नोटिफाइड इंश्योरेंस पॉलिसी है वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है तो बोलो अंडरस्टूड? यस मैम। सिंपल सा अमेंडमेंट है, इसमें कोई इतना खास था नहीं कि री इंश्योरेंस का भी री इंश्योरेंस जिसको रेट्रोसेशन बोलते हैं वो भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन उसके बाद अमेंडमेंट है तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले सिर्फ इतना ही एग्जेम्प्ट होता था। अमेंडमेंट क्या है मैम? कि पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था तो इलेक्ट्रिसिटी जितना ट्रांसमिट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके जो चार्जेस है ना वो एग्जेम्प्ट होते थे। लेकिन मान लो कोई और सर्विस हो गई मैम, जैसे कि मीटर को टेस्ट करना, रेंट पे लेना, कैपेसिटेटर लगाना या फिर शिफ्ट करना मीटर को, डुप्लीकेट बिल इशू करना, ये सब पहले जीएसटी में टैक्सेबल हुआ करता था। अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया और बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट तो एग्जेम्प्ट है ही है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप जो बिल भरते हो वो तो एग्जेम्प्ट है ही है, प्लस अगर मान लो मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट दिया, टेस्टिंग मीटर, कैपेसिटेटर, ट्रांसफार्मर, मीटर को शिफ्ट किया, सर्विस लाइंस को शिफ्ट किया, डुप्लीकेट बिल इशू करा, कनेक्शन रिलीज किया या कुछ भी और चीज जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के इंसिडेंटल सर्विस में आ जाती है, सब ही जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पहले खाली इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे जो बिल आता था वो एग्जेम्प्ट था। अब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, उसके कनेक्शन में कोई और सर्विस भी अगर आपको दे दे कि भाई मान लो आपका मीटर नहीं चल रहा, उसको ठीक करने बुलाया, आपको मीटर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, वो शिफ्ट करवाया, बिल खो गया था, डुप्लीकेट बिल इशू करवाया, उसके लिए आप जो भी पेमेंट्स करोगे सब जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। एग्जेम्पशन चैप्टर के अदर्स पॉइंट में आ जाते हैं दो अमेंडमेंट, पॉइंट नंबर 19 और पॉइंट नंबर 20। 19 पॉइंट क्या बोलता है कि मानो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया विच इज एन एयरलाइन कंपनी फ्रॉम रिलेटेड पर्सन ओन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन। अभी एक बात समझना, जैसे कि एथियाड है, ठीक है, एथियाड हो गया, एमिरेट्स हो गया, जो इंडिया की एयरलाइन नहीं है, इंडिया की बाहर की एयरलाइन है, उनके ओन एस्टैब्लिशमेंट्स इंडिया में भी होते होंगे। हाँ मैम, इंडिया में भी उनकी फ्लाइट्स वगैरह तो आती है, तो उनके ओन एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है या उनका कोई रिलेटेड पर्सन इंडिया में है, तो यहां पे हम बोलते हैं, हमने ना सेक्शन 7(1)(c) में शेड्यूल 1 में एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर आप इंडिया में बैठे बैठे इंपोर्ट कर लेते हो अपने रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टैब्लिशमेंट से, वो भी बिजनेस पर्पसेस के रिलेटेड, तो ये जीएसटी में सप्लाई बन जाता है और बिना कंसिडरेशन के भी टैक्सेबल हो जाता है। पहले बताओ मुझे ये पॉइंट याद आ रहा है क्या? ये याद आएगा तो एग्जेम्पशन समझ में आएगा। सेक्शन 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल 1 पॉइंट नंबर 4, पैरा नंबर 4 एक पॉइंट पढ़ाया था कि अगर आप रिलेटेड पर्सन ओन एस्टैब्लिशमेंट से इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी जीएसटी में सप्लाई बन जाता है, राइट मैम। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मानो अगर इंडिया के बाहर की कोई एयरलाइन कंपनी है जिसका इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट है, वो अगर इंडिया के बाहर से अपने ही रिलेटेड पर्सन ओन एस्टैब्लिशमेंट से कोई सर्विस इंपोर्ट करती है बिना कंसिडरेशन के, तो क्या ये नॉर्मली जीएसटी में सप्लाई बन के टैक्सेबल होता है क्या? यस मैम, होता है। इसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। पर्टिकुलरली एयरलाइन के लिए बोला है, बाकी सबके लिए नहीं। पर्टिकुलरली एयरलाइन कंपनी है, पर्टिकुलरली एयरलाइन कंपनी है जो कि फॉरेन एयरलाइन कंपनी है, इंडिया के बाहर की एयरलाइन कंपनी है, वो इंडिया में अपने रिलेटेड पर्सन ओन एस्टैब्लिशमेंट पे बाहर से कुछ इंपोर्ट अगर कर लेती है, सर्विसेज की बात हो रही है क्योंकि गुड्स के एग्जेम्पशन तो अपने सिलेबस में एप्लीकेबल ही नहीं है, तो कोई फॉरेन एयरलाइन कंपनी है जो इंडिया में भी उसका काउंटर पार्ट है,
उसने इंडिया के बाहर से अपने रिलेटेड पर्सन ओन एस्टैब्लिशमेंट से बिना कंसिडरेशन के अगर सर्विस इंपोर्ट किया तो 7(1) के हिसाब से वो सप्लाई बनता है, लेकिन यहां गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। लेकिन दो कंडीशन है जो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है कि सबसे पहला, इंडिया में वो एयरलाइन कंपनी जो भी गुड्स या पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है उस पे तो उसको जीएसटी कलेक्ट करके पे करना ही पड़ेगा। तो मान लो एटिहाद एयरवेज ने नॉर्मली इंडिया के पैसेंजर्स को टिकट इशू करी है, तो उस टिकट पे तो वो जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगी। मतलब वॉट एवर यू डू इज नॉट एग्जेम्प्ट। हम बोल रहे हैं कि ये जो एयरलाइन कंपनी है इंडिया में, इसने इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर्स करने के लिए नॉर्मली जैसे टिकट पे जीएसटी लगता है वैसे जीएसटी कलेक्ट करके दिया होना चाहिए। और दूसरा, हमारा जो उस जिस भी कंट्री की वो एयरलाइन कंपनी है उस गवर्नमेंट के साथ हमारा बाइलैटरल अग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब हम उधर की फॉरेन एयरलाइन को यहाँ पे एग्जेम्पशन दे रहे हैं, तो हमारी भी जो फॉरेन एयरलाइंस है ना, मतलब हमारी जो इंडियन एयरलाइंस है उनको भी उन कंट्रीज में क्या मिलना चाहिए, एग्जेम्पशंस मिलना चाहिए। क्या बोला कि रेसिप्रोकल काम होना चाहिए ना, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो हम बोलते हैं कि भाई जो डेजिग्नेटेड इंडियन एयरलाइंस है ना उनको भी वैसे सिमिलर टैक्सेस उधर की कंट्री में नहीं लगते जैसे हम उधर की कंट्री के फॉरेन एयरलाइंस को यहाँ पे एग्जेम्पशन दे रहे हैं। अगर ऐसा बाइलैटरल अग्रीमेंट होता है हमारा उधर की गवर्नमेंट के साथ, हम रिकॉग्नाइज करते हैं दोनों एयरलाइंस को, तो फिर गवर्नमेंट आपसे इंपोर्ट करने पे जीएसटी नहीं लेगी। मैं एक लास्ट बार रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना। इंडिया के बाहर की कोई फॉरेन कंपनी है जिसका इंडिया में भी काउंटर पार्ट होगा, वो अगर अपने ही इंडिया के बाहर वाले रिलेटेड पर्सन ओन एस्टैब्लिशमेंट से कुछ इंपोर्ट कर लेती है बिना कंसिडरेशन के, तो शेड्यूल 1 पैरा 4 के हिसाब से वो सप्लाई बन जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला उसको एग्जेम्प्ट कर दो। एग्जेम्प्ट करने के लिए कंडीशन 2 है कि नॉर्मली आप यहाँ पे जो फ्लाइट चला रहे हो उस पे आपको पैसेंजर्स से या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो जीएसटी कलेक्ट करके देना ही है। और दूसरा, हमारा आपकी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ एक बाइलैटरल अग्रीमेंट होना चाहिए कि रेसिप्रोकल बेसिस पे हम आपको रिकॉग्नाइज भी करते हैं, और जैसे हम वहां की फॉरेन एयरलाइंस को एग्जेम्पशंस दे रहे हैं वैसे ही हमारी इंडियन एयरलाइंस को भी वहां पे सिमिलर एग्जेम्पशंस मिलने चाहिए, तो फिर ये पूरा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है मैम। उसके बाद अगर R&D सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी और रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह कोई है जो क्या करती है, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती है, उसके सामने रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज करते हैं, इनमें से कोई भी लोग अगर रिसर्च डेवलपमेंट रिलेटेड सर्विस करते हैं, सामने गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी रिसर्च सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जानी चाहिए। ठीक है मैम। अमेंडमेंट है तो ऑटोमेटिकली दोनों अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। डन। ठीक है मैम। 28 इज ए कैटेगरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। फुल ऐसा 80% चांसेस लग रहा है कि आपकी एग्जाम में आ सकता है। पॉइंट नंबर 28 जहां पे आया है अमेंडमेंट इन चैप्टर ऑफ एग्जेम्पशन। तो देखो, अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग करते हो फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस तो वो जीएसटी में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ये अपन ने पहले से पढ़ रखा है, इसमें कुछ नया नहीं है कि अगर एक रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस होता है तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। बस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो कहीं ना कहीं बिजनेस रिलेटेड तो आरसीएम लगता है, वो अपन आरसीएम चैप्टर में पढ़ लेते हैं। तो ये तो अपने को पहले से आता था कि भाई रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है फॉर यूज एज रेसिडेंस है, एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन जो बिजनेस रिलेटेड, जैसे कि एक प्रोपराइटर ने अपने स्टाफ के लिए घर रेंट पे ले लिया, एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर के लिए घर रेंट पे ले लिया, तो वो सब फिर आरसीएम में टैक्सेबल हो जाते हैं। बाकी नॉर्मली घर में रहने के लिए किसी ने कोई भी घर रेंट पे लिया तो जीएसटी में वो एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन अब यहां पे बोल दिया कि ये एग्जेम्पशन इन दो लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर कोई अकोमोडेशन सर्विस आप स्टूडेंट्स वगैरह को दे रहे हो स्टूडेंट रेसिडेंसेज में, अब स्टूडेंट्स नॉर्मली पढ़ाई के लिए ट्रैवल करते हैं कि भाई गांव के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आसपास के शहरों में जाते हैं, स्टूडेंट रेसिडेंसेज में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, या तो आप हॉस्टल में, कैंप में, पीजी में वगैरह में रहते हो ना, तो वहां पे आप एक्चुअली जो पेमेंट कर रहे हो वो रहने के लिए ही कर रहे हो, वो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप रेसिडेंशियल के लिए ही यूज कर लो। लेकिन यहाँ पे एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया, इसको गवर्नमेंट ने टैक्सेबल बना दिया है। क्या बोला गवर्नमेंट ने कि भाई जो स्टूडेंट्स है स्टूडेंट रेजिडेंसेज में रहते हैं या फिर हॉस्टल में, कैंप में, पीजी में कोई भी रहता है तो उसके लिए ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगा, और वो जो भी रेंट वगैरह पे करेगा वो हम जीएसटी में टैक्सेबल बना रहे हैं। लेकिन जस्ट नेक्स्ट पॉइंट वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ एग्जेम्पशन दे दिया। ऐसा बोला कि भाई देखो, अगर आप किसी जगह पे अकोमोडेशन सर्विस लेते हो पीजी वगैरह में, स्टूडेंट रेजिडेंसेस वगैरह में, और वो इतना कोई बड़ा पीजी हॉस्टल नहीं है, 20,000 पर पर्सन पर मंथ तक का वहां पे आप अमाउंट पे करते हो, और कम से कम एटलीस्ट 90 डेज तक आपको वहां पे कंटिन्यूअसली रहना है।
क्या बोला, दो कंडीशन है। ऊपर उन्होंने एग्जाम्शन विड्रॉ कर दिया कि भाई पीजी, हॉस्टल, कैंप, स्टूडेंट रेजिडेंसेस के सारे एग्जाम्शन हटा दो। अब इन्होंने बोला कि ये तो गलत है ना, ऐसा एग्जाम्शन हटा थोड़ी ना सकते हैं, बेचारे बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करने आए, कोई पीजी में रह रहा है, काइंड ऑफ रेंट ही हो गया, रेजिडेंशियल ही है, तो इसको एग्जाम्प्ट करो ना। यहाँ गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो, एग्जाम्प्ट करने के लिए कम से कम रेंट पहले तो 90 डेज तो आपको वहां रहना है। अब इसमें लोगों ने क्या करने लगे पता है, कि एयरबीएनबी वगैरह में क्या हो गया कि आप दूसरों के घर पे जाते हो, रहते हो 5-10 दिन के लिए और निकल लेते हो, वो एक्चुअली होटल हो गया। अब लोगों ने घर को रेसिडेंशियल के नाम पे होटल की तरह यूज करना चालू कर दिया, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एग्जाम्शन लाया, यहाँ पे लाया और नॉर्मल एग्जाम्शन को विड्रॉ कर दिया। अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर रेसिडेंस है, आपका घर है, तो कम से कम 90 डेज तो वहां पे रहोगे, उससे कम रह रहे हो, मतलब आप घर नहीं एज अ होटल उसको यूज करने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे बोला कि भाई कम से कम जो आपने वहां अकोमोडेशन लिया है वो 90 डेज का तो होना ही चाहिए। एंड सेकेंड, पूरे महीने का आप जो रेंट भरते हो ना उस हॉस्टल पीजी अकोमोडेशन का, वो 20,000 तक होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 20,000 होना चाहिए, तो आपको एग्जाम्शन दे देंगे। अगर आप एक महीने का 20,000 से ज्यादा अमाउंट पे करते हो, मतलब आप लैविश प्रॉपर्टी में पीजी वीजी में रहते हो, तो भरो जीएसटी। या आप 90 डेज से कम रहते हो और 10,000 भी भरोगे ना तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज आप उसको होटल की तरह यूज कर रहे हो और नाम रेसिडेंस का दे रहे हो। तो ये 28 और 29 को एक साथ पढ़ेंगे और एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि नॉर्मल रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल पर्पस अदर देन वो बिजनेस आरपी एग्जेम्प्ट ही होता है, लेकिन हॉस्टल, कैंप, पीजी वगैरह से एग्जाम्शन हटा दिया और ऐसा बोला कि ये जो अकोमोडेशन सर्विसेज दी जाती है एटलीस्ट 90 डेज तो आप कम से कम वहां रहो और महीने का रेंट 20,000 तक होगा तो एग्जाम्शन देंगे, वरना क्या कर देंगे, इसको टैक्सेबल बना देंगे। ठीक है मैम, अपन कंटिन्यू करते हैं अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अमेंडमेंट्स से। चलो, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट एज इन आपने जो पढ़ा है वो सब तो सही ही है, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, वो एक खुशी की बात है। बस कुछ नई चीजें ऐड हुई है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ लेनी है, दैट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। जो भी आपने पढ़ा है सब बराबर ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने को और पढ़ लेना है। चलिए, सेक्शन 16 क्या था मैम, 16 साल के होते ही घर वाले डाल देते हैं हमारे ऊपर कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन, ऐसे करके हमने याद कर लिया था सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी, जिसमें अभी सेक्शन 16 में सबसे पहले 16(1) एलिजिबिलिटी देखा था, फिर 16(2) कंडीशंस देखा था, 16(3) अगर डेप्रिसिएशन लेते हो तो फिर क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट लेते हो तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, ये सब देखा। देन 16(4) में एक छोटा सा एडिशन है, सेक्शन 16(4) था कि अगर कोई इनवॉइस है जिसके पर्टेनिंग आपको आईटीसी लेना है, तो आईटीसी लेने का लास्ट डेट क्या होगा। सेक्शन 16(4) क्या बोला था कि मान लो अगर कोई जून 2025 का इनवॉइस है तो इसका आईटीसी मैं लास्ट कब तक ले सकती हूँ, तो मैम ये कौन सा साल हो गया, ये हो गया FY 25-26। साल खत्म होने के बाद जो भी आएगा आपका 30 नवंबर, या तो एक्चुअल डेट टू फाइल एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर है, वहां तक आप क्या कर सकते हो, अपना आईटीसी ले सकते हो। ये सेम प्रोविजन अभी भी है। क्या बोलता है ये प्रोविजन कि भाई जो भी आपका आईटीसी लेने के लिए लास्ट डेट होगा वो क्या हो जाएगा, जिस भी पीरियड का आपका इनवॉइस है वो पीरियड खत्म होने के बाद 30 नवंबर, या तो फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अभी इसमें एक छोटा सा एडिशन क्या आया है सेल्फ इनवॉइसिंग को लेके। तो देखो, जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ऐसे गुड्स या सर्विसेज अवेल करता है जिसके ऊपर आरसीएम में टैक्स लगना है, तो ऐसे केस में सप्लायर तो टैक्स इनवॉइस इशू कर नहीं सकता क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन सप्लाई तो टैक्सेबल है क्योंकि रेसिपिएंट को आरसीएम में तो टैक्स भरना ही है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि ये जो रेसिपिएंट होता है ये अपना सेल्फ इनवॉइसिंग कर लेता है। ये चीज हमने टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में भी देखी है, ये चीज हमने टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में भी देखी थी कि भाई अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन यूआरपी से परचेस कर ले और उसको आरसीएम में टैक्स भरना आ जाए तो वो अपनी सेल्फ इनवॉइसिंग कर लेगा। ऐसे केस में एडिशन सिर्फ यही बोलता है कि अगर हमने ऐसा सेल्फ इनवॉइसिंग करा है तो उसके लिए भी क्रेडिट लेने का लास्ट डेट वही हो जाएगा जो नॉर्मली होता है। तो मान लो कि मैंने जो कोई आरसीएम सप्लाई है वो एक्चुअली फेब में या मार्च में अवेल कर लिया था, लेकिन मैंने उसका सेल्फ इनवॉइसिंग किया ही नहीं मार्च में, अप्रैल में, जून, जुलाई में किया। मान लो जुलाई में मैंने सेल्फ इनवॉइसिंग कर लिया तो जुलाई के हिसाब से अब हमें क्या देखना होगा, लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी चेक करना होगा। सिंपल, फेब या मार्च में इशू कर देती
तो मान लो 2023-24 रह जाता, मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, अब मैंने इनवॉइस एक्चुअली 24-25 में इशू कर दिया, तो अब इसके बाद जो 30 नवंबर या एक्चुअल डेट टू फाइल एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर आएगा, वहां तक मैं इस सेल्फ इनवॉइस के लिए आईटीसी ले पाऊंगी। वेरी सिंपल। लेकिन मैम इस तरीके से लेट इनवॉइसेस इशू करना तो अलाउड नहीं होता है। तो देखो, लेट इनवॉइस इशू करने के लिए उसकी अपनी अलग से जो पेनल्टी लगती है वो आपको लग जाएगी। भाई आप टाइम ऑफ सप्लाई के बाद ऐसा सेल्फ इनवॉइसिंग वगैरह करते हो तो जो इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लगनी है वो अलग से लग जाएगी। लेकिन आईटीसी लेने का लास्ट डेट तो सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंग ही रहेगा, जो ऐसा बोलता है कि अगर कोई रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइसिंग करता है अपनी अवेल्ड आरसीएम सप्लाईज के लिए फ्रॉम यूआरपी, तो जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर आपको लेना है वो वही फाइनेंशियल ईयर लेना है जिसमें एक्चुअली सेल्फ इनवॉइसिंग किया गया है। अगर वो सेल्फ इनवॉइसिंग लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसका अलग से इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। सिंपल। देन 16(4) के बाद मैम सीधा 16(6), 16(5) भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है, लेकिन वो एक टाइप का मतलब ट्रांजिशन शॉर्ट टर्म टाइप का प्रोविजन है, तो आईसीएआई ने आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं किया। अगर एप्लीकेबल नहीं किया तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा 16(4) के बाद पढ़ेंगे 16(6). अभी 16(6) दिखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन एकदम सिंपल। 16(6) बोलता है कि मानो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, सेक्शन 29 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, तो मानो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया एंड कैंसिलेशन के बाद हम जाके गवर्नमेंट को प्लीज 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 रिवोकेशन कर दो ऐसी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, उसके बाद मैंने क्या करा, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कर दी, मेरा रजिस्ट्रेशन वापस से रिवोक हो गया, मैं वापस से रजिस्टर्ड पर्सन बन गई। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि जिस दिन मैं कैंसिल हुई थी, हो सकता है कि कुछ आईटीसी ऐसी थी जो मैं तब अवेल कर सकती थी। मान लो मैंने अप्रैल मंथ में कुछ परचेस करा था, तो इसके लिए मैं मई में तो आईटीसी अवेल कर ही सकती थी, जून में भी कर सकती थी, 30 नवंबर तक कभी भी कर सकती हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद तो मैं कोई आगे के पीरियड्स की रिटर्न भर नहीं पाऊंगी, कोई और अवेलमेंट रिफंड वगैरह कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अब ऐसे केस में आगे जाके मेरा रजिस्ट्रेशन रिवोक भी हुआ, तो अब तो मुझे वो आईटीसीज मिलनी चाहिए थी जो तब एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम सिंपल यही बोलते हैं कि देखो, कभी भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है और आगे जाके वो कैंसिलेशन अगर रिवोक हो जाता है, सेक्शन 30 में रिवोकेशन होता है, या कोर्ट के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से कैसे भी करके अगर आपका कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन वापस से रिवोक हो जाता है, तो ऐसे केस में आपका जो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी तब था उस दिन पे, कि भाई जिस दिन आप कैंसिल हुए थे उस दिन सेक्शन 16(4) के हिसाब से आप आईटीसी ले सकते थे उस इनवॉइस या डेबिट नोट का, पर तब तक आपने लिया नहीं था और बाद में आप कैंसिल हो गए, तो उसके बाद मानो कि आप ले नहीं पाए। तो अब हम क्या करें, कोई बात नहीं, अब अगर आप रिवोक हो गए हो तो रिवोक होने के बाद एक काम करो, अगर एक्चुअल टाइम लिमिट अभी भी बाकी है तो वो देख लो। लेट अस अज्यूम विद एन एग्जांपल, मान लो अप्रैल 2025 की कोई आईटीसी है, तो मैम अप्रैल 2025 की आईटीसी ये हो गया FY 25-26, तो मैं 30 नवंबर 2026 या एक्चुअल डेट टू फाइल एनुअल रिटर्न तक कभी भी इसका आईटीसी ले सकती हूँ। अब मानो कि इसके बीच में, यस विक्रम, इसके बीच में मेरा रजिस्ट्रेशन कभी कैंसिल हो गया, मैंने ये आईटीसी लिया नहीं, मैं अभी भी एलिजिबल तो हूं लेने के लिए। अब ऐसे केस में मान लो मेरा जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हुआ है ना, वो रिवोकेशन ही मैम दिसंबर 2026 में हुआ, मतलब अब लास्ट डेट तो जा चुकी है, तो मैं क्या करूं, मैं कैंसिल नहीं हुई होती तो मैं शायद आईटीसी तब ले भी पाती। अब ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है कि देखो, अगर रिवोकेशन 30 नवंबर के पहले ही हो जाए तो फिर ठीक है ना, 30 नवंबर आपके पास एनी विच वेज भी ये वाले टाइम तो है ही, तो जो एक्चुअल टाइम लिमिट है आईटीसी लेने का वो तो है ही है, विच इज 30 नवंबर या एक्चुअल डेट टू फाइल एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। या फिर आप कंपेयर कर लो कि जिस दिन आपका रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हुआ वहां से 30 डेज, भाई हम कैंसिल होने के बाद भी तो कोई रिटर्न नहीं भर सकते, तो कैंसिलेशन से रिवोकेशन के बीच के पीरियड के भी तो आईटीसी वगैरह लेने बाकी होंगे, अब हम रिवोक हो गए तो ये सारे आईटीसीज आप क्या कर लो, अगर ये 30 नवंबर वाला एक्चुअल टाइम लिमिट है तो वो, नहीं तो फिर जिस दिन आपका रिवोकेशन हुआ वहां से 30 डेज, दोनों में से जो भी लेटर आता है वहां तक आप अपनी आईटीसीज को ले पाओगे। तो ऐसे केस में मान लो कि मैम 30 नवंबर की टाइम लिमिट तो चली गई, लेकिन रिवोकेशन हुआ मेरा 20 दिसंबर को, तो 20 दिसंबर से 30 डेज, या ये जो एक्चुअल टाइम लिमिट थी लेटर के आ गया ये 20 दिसंबर से 30 डेज, तो यहां तक भी मैं वो वाली आईटीसीज ले पाऊंगी। तो सिंपल सी बात है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ और बाद में रिवोक हो गया, तो रिवोकेशन जिस दिन कैंसिलेशन हुआ था वहीं से एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे केस में ये कैंसिलेशन से रिवोकेशन के बीच की आईटीसी या तब कोई आईटीसी जो उस टाइम पे तो एलिजिबल थी पर कैंसिलेशन होने के कारण मैं ले नहीं पाई,
तो अब क्या करूं, अब गवर्नमेंट बोलती है देखो अगर ओरिजिनल टाइम लिमिट का टाइम अभी भी बचा है तो वो, नहीं तो फिर जिस दिन रिवोकेशन हुआ वहां से 30 डेज, ये दोनों टाइम लिमिट में से जो भी लेटर आता है ना, वहां तक आप क्या कर सकते हो, अपनी ये वाली पेंडिंग आईटीसीज को ले सकते हो। बोलो अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, ITC in respect of demo vehicles for transportation of passengers seating capacity up to 13। अगर आप लोगों को याद है सेक्शन 17(5), सेक्शन 17(5) क्या था मैम? ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट में सबसे पहला पॉइंट क्या था मैम? मोटर व्हीकल डिजाइन्ड टू कैरी पैसेंजर्स अप टू सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 13। यानी अगर किसी ने भी मोटर व्हीकल परचेस करा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 तक की है, तो उस मोटर व्हीकल का आईटीसी क्या हो जाता है? जीएसटी में ब्लॉक हो जाता है। अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली मैंने मोटर व्हीकल तो खरीदा, सीटिंग कैपेसिटी भी अप टू 13 ही है, लेकिन वो जो मोटर व्हीकल है वो एक डेमो व्हीकल है, तो क्या उसका आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है। मैम डेमो व्हीकल मतलब, लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड। मान लो कि आज अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हो तो पहले आप डेमो देखते हो ना उस गाड़ी का। भाई मान लो आज आप रोल्स रॉयस लेने चले गए, तो बस ऐसे जाके बोलो कि भाई एक रोल्स रॉयस पैक कर देना, ऐसा थोड़ी ना होता है मैम। ऑफ कोर्स हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, गाड़ी को देखेंगे, समझेंगे, पसंद आएगी तो उसके बाद लेंगे। तो जब हम कार्स वगैरह लेने जाते हैं तो ऑफकोर्स उनके पास डेमो पीसेस होते हैं हमको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। सो द क्वेश्चन हियर इज कि मैम देखो अगर हम कार्स के ही बिजनेस में होते हैं, कार को ही एज इट इज परचेस करके सेल करते हैं, तो हमको आईटीसी मिलता है। अपने यूसेज के लिए अगर कार लेते हैं ना तो आईटीसी ब्लॉक होता है। तो अब ये जो डेमो व्हीकल है, जो एक पर्सन कार बेच रहा है, जिसने ये डेमो व्हीकल लेके रखा है सेल्स को प्रमोट करने के लिए, तो फिर क्या इसको आईटीसी मिलना चाहिए? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डेमो व्हीकल एज सच तो कार की सेल के लिए ही यूज हो रहा है ना? ये है अपना क्वेश्चन। आंसर अपन पढ़ के समझते हैं। डेमो व्हीकल क्या करते हैं? सेल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोटर व्हीकल को प्रमोट करते हैं। भले ही हम वो डेमो व्हीकल को खुद को नहीं बेचना चाह रहे, पर वो डेमो व्हीकल दिखा के और हम उसके जैसी ही गाड़ियां लोगों को बेचना चाहते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम इसको फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के लिए यूज कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली इसका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, इसका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखो अगर कोई ऐसा कार डीलर है या कोई शोरूम है जहां से आप जाके गाड़ी परचेस कर रहे हो, वो अपने नाम पे आपको बिल वगैरह देता है गाड़ी का, उसने अगर कोई डेमो व्हीकल लेके रखा है कार के सेल को प्रमोट करने के लिए, तो सीधी सी बात है वो जो डेमो व्हीकल है वो एक्चुअली कार के सेल के लिए ही यूज होने वाला है, इसीलिए उसका आईटीसी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि जो ऑथोराइज्ड डीलर्स होते हैं ना, वो बस एक एजेंट की तरह काम करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं। मतलब मैम वो अपने नाम पे बिलिंग विलिंग करके गाड़ियां नहीं बेचते, वो सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंट टाइप के लोग हो गए कि जहां पे आप जा सकते हो, गाड़ियां देख सकते हो, डेमो पीसेस देख सकते हो, आपको पसंद आए उनको ऑर्डर दो। वो अल्टीमेटली क्या करेंगे? कंपनी को बोलेंगे आपको बिल देने के लिए, और वो बीच में बस अपना कमीशन रख लेंगे। मतलब मैं तो कौन हूं? एक एजेंट हूं, एक मार्केटिंग का पर्सन हूं। ना तो मैंने कभी गाड़ी खरीदी, ना मैं आपको वो गाड़ी बेच रहा हूं। मैंने तो बस एक डेमो व्हीकल परचेस करके रखा है ताकि आप सबको दिखा सकूं, आपको पसंद आए तो वो गाड़ी मैं कंपनी को ही बोलूंगा कि बिल करके और आपको भेज दे। तो ऐसे केस में ये जो सेल्स एजेंट वाले लोग होते हैं ना, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं गाड़ियों के सेल परचेज में। अब क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है गाड़ियों के सेल परचेज में, इनका काम क्या है? बस मियर फैसिलिटी देना, मार्केटिंग का, टेस्ट ड्राइव का वगैरह का, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे ऐसा फैसिलिटी देना एज एन एजेंट, ताकि कस्टमर आ सके, देख सके गाड़ी और ले सके। ये अल्टीमेटली क्या कमाते हैं? बस बीच का कमीशन। ये गाड़ी खरीद के महंगे में बेच के प्रॉफिट नहीं कमा रहे, ये बीच का कमीशन कमा रहे हैं। तो ये अपने नाम पे इनवॉइस देते भी नहीं है गाड़ी बेचने के लिए। अब जो कार्स का फर्दर सप्लाई नहीं करता है, वो अगर कार परचेस कर लेता है तो उसका आईटीसी क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई क्योंकि आप खुद उस सिमिलर व्हीकल का ओन अकाउंट पे फर्दर सप्लाई नहीं करते, आप तो बस मार्केटिंग या फैसिलिटेशन का सर्विस देते हो एज एन एजेंट, इसलिए आपने अगर डेमो व्हीकल परचेस करा है तो आईटीसी क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। आप गाड़ी को चाहे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस ऑफ करो, कैपिटलाइज करो, पीएनएल में डालो, बैलेंस शीट में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईटीसी का ट्रीटमेंट ऐसे ही होना है। यानी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रीटमेंट कैपिटलाइजेशन करो या पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ करो, उससे ये ट्रीटमेंट
चेंज नहीं होगा। अल्टीमेट जिस्ट क्या बोलता है, अगर मैं खुद डीलर हूं जो गाड़ी खरीदता है, गाड़ी बेचता है, और मैंने कोई डेमो व्हीकल परचेस कर लिया तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि वो डेमो व्हीकल दिखा के मैं उसके जैसी गाड़ियां बेच रहा हूं। लेकिन अगर मैं बस एक एजेंट हूं, एक मार्केटिंग पर्सन हूं, मैंने डेमो व्हीकल परचेस करा ताकि मैं लोगों को दिखाऊं, मैं खुद अपने नाम पे नहीं बेच रही, ना मैं खरीद रही हूँ गाड़ी, मैं अपने डीलर को बोलूंगी कि भाई, मैं अपने ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर को बोलूंगी कि भैया आप क्या करो, इनवॉइस दो, इस बंदे को गाड़ी बेच दो, मुझे बीच में मेरा कमीशन दे दो। यानी मेरा बिजनेस गाड़ी बेचना नहीं है, कमीशन कमाना है। तो मेरे लिए डेमो व्हीकल परचेस करने पे आईटीसी ब्लॉक होगा। जो खुद गाड़ी खरीदता बेचता है वो डेमो व्हीकल परचेस करे तो आईटीसी अलाउ हो जाएगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ यस मैम, समझ गए। दिल दिल आगाग बम बम, डन मैम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ डक्ट्स एंड मैनहोल्स यूज्ड इन नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। अभी देखो, अपन सेक्शन 17(5) में पढ़ते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के बाकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाया तो आईटीसी ब्लॉक होता है। तो वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन वगैरह का आईटीसी क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है सेक्शन 17(5) में। प्लांट एंड मशीन का आईटीसी अपने को मिलता है, लेकिन वहां पे एक पॉइंट बोलता था कि अगर टेलीकम्युनिकेशन टावर है, पूरा का पूरा सिविल स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, या तो क्या है, पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री है, तो इन तीन चीज को हम प्लांट मशीन नहीं मान सकते, और इन तीन चीज का आईटीसी हमेशा क्या होता है, ब्लॉक ही होता है। ये चीज सेक्शन 17(5) में लिखी हुई है। राइट मैम। यहां पे एक ये क्लैरिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने डाला, ये क्या बोलता है कि भाई देखो, मैनहोल्स या डक्ट्स क्या होते हैं। ये आपने हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी है, उसमें सोनू सूद वो नीचे, जमीन के नीचे पूरे से बड़े डक्ट के अंदर जाता है और वो सब गटर वटर खोलता है, एक्सेट्रा। राइट मैम। तो ये जो कंपनीज होती है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाती है, इनको भी क्या करने पड़ते हैं, नीचे ऐसे डक्ट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, मैनहोल्स बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर पूरा आदमी आ जाता है और अंदर सारा काम होता है। तो क्या मैम हम उनको भी पाइपलाइन बोल दे? अगर पाइपलाइन बोल देंगे तो उसको प्लांट मशीन नहीं मान पाएंगे, प्लांट मशीन नहीं मान पाएंगे तो वैसी पाइपलाइंस को ले करवाना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करवाना, कंस्ट्रक्ट करवाना, उन सबका आईटीसी क्या हो जाएगा, हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई, ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क के लिए हमें डक्ट्स और मैनहोल्स बनाने पड़ते हैं, इनको हम पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन टावर या सिविल स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, मतलब इनको हम प्लांट एंड मशीन मानेंगे। अगर इनको हम प्लांट एंड मशीन मानेंगे तो ऐसे मैनहोल्स और डक्ट्स बनवाने का आईटीसी हमको क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। So the ITC in respect of ducts, manholes used in network of optical fiber cables is not blocked under 17(5) क्योंकि हम उन्हें प्लांट एंड मशीन मानते हैं। हम उनको लैंड बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर या टेलीकम्युनिकेशन टावर या पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री नहीं मानते हैं। आप प्रैक्टिकली देख लो, इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बिजनेस में कौन है और गवर्नमेंट ने किसको ये बेनिफिट दिया है। Then coming to next chapter, which is payment of taxes, ITC and ISD completely done. Now payment of taxes में कोई ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट है नहीं, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये पॉइंट कट करना है क्योंकि ये रूल अब निकल चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, लाइफ में कुछ भी नहीं करना है। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल 9610 जहां लिखा है उसको एक काटा मार दो, क्यों, क्योंकि रूल 9610 अब गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है। जब रूल ही नहीं बचा तो उसका कॉन्ट्रावेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं आता। रिफंड रिलेटेड एक रूल था जो गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, तो इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर समझाया है रूल 86 आपकी बुक में, वहां पे सिंपल क्या करना है, इतनी सी लाइन को आपको काटा मार देना है, जान दो इसको। अमेंडमेंट है यहाँ पे सेक्शन 50 में। मैम सेक्शन 50 क्या था? सेक्शन 50 मैम 50 एज इन हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी आते ही मेरा तो इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। हाफ सेंचुरी आते ही मेरा तो इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। तो सेक्शन 50 अपन ने याद करा था, इंटरेस्ट का सेक्शन है। अभी वहां पे अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था कि कभी भी अगर अपन शॉर्ट पेमेंट, लेट पेमेंट वगैरह करते हैं तो 18% पर एनम के हिसाब से अपने को जीएसटी में इंटरेस्ट भरना पड़ता है। फिर उसमें ये पॉइंट था कि मान लो अप्रैल मंथ का रिटर्न है जीएसटीआर 3B, तो आइडियली मुझे 20 मई को 3B भर के पेमेंट कर देना चाहिए। मान लो अगर मैं 28 मई को 3B भर के पेमेंट करती हूं तो 8 दिन के लिए मुझे क्या लग जाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाता है फॉर 8 डेज एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। फिर मानो कि मेरा जो आउटवर्ड पेएबल है वो तो था 100 मैम, 70 चलो मान लो 30 का मेरे पास आईटीसी पड़ा था
और कैश में मुझे 70 ही पे करना पड़ा। तो अभी तक आपने जो पढ़ रखा है उसके हिसाब से मुझे बताओ कि ये जो 8 दिन का 18% का इंटरेस्ट आप लगाओगे वो 100 यानी कि ग्रॉस आउटवर्ड पेएबल पे लगाओगे या 70 नेट आउटवर्ड पेएबल पे लगाओगे आफ्टर रिड्यूसिंग दी आईटीसी। मैम हमें पता है जो नेट अमाउंट होती है आईटीसी हटाने के बाद जो हम कैश से पे करते हैं सिर्फ इस 70 के ऊपर हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता है। बोलो हाँ कि हाँ। हाँ मैम, लेट पेमेंट्स के लिए ऐसे लेट रिटर्न फाइलिंग के लिए कभी भी हम ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं भरते। ये तो हमने यहां भी समझ रखा है नोट्स में, राइट, कि जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 70 रुपीज पे आपको भरना है जो आईटीसी सेट ऑफ करने के बाद आप कैश से पे कर रहे हो। अब यहाँ पे ये अमेंडमेंट क्या बोलता है देखो, मान लो अप्रैल मंथ का रिटर्न जो मुझे 20 मई को भरना चाहिए था आइडियली। अब मैंने क्या किया, रिटर्न तो नहीं भरा लेकिन कैश लेजर में पैसा डाल के छोड़ दिया। 20 में या उससे पहले ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले मैंने क्या करा, कैश लेजर में पैसा डाल के छोड़ दिया। या मान लो पहले से मेरे पास कैश लेजर में खूब सारा कैश बैलेंस पड़ा था, ठीक है, तो कैश लेजर में ऑलरेडी बैलेंस है, नहीं तो मैंने चालान भर के पैसा डाल के छोड़ दिया, बस रिटर्न फाइल नहीं किया। अब जाके मैंने 28 मई को रिटर्न फाइल किया तो 28 मई को मुझे कोई नया चालान नहीं जनरेट करना पड़ा, मैं ऑलरेडी चालान जनरेट करके ड्यू डेट पे ही पैसा भर चुकी थी और ड्यू डेट के पहले से ही पैसा मेरे कैश लेजर में पड़ा था। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है कि अगर ये 70 भी पहले से ही आपके कैश लेजर में पड़ा था, जस्ट दैट आप रिटर्न फाइल करके इसको यूटिलाइज अप कर रहे हो, तो भी आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है। जो नया चालान आप लेट जनरेट करके पेमेंट करोगे उसके ऊपर सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना रहेगा। ध्यान से सुनना, अगर अमाउंट जो कैश लेजर में क्रेडिट हुआ है वो ऑन या बिफोर ड्यू डेट ही हो चुका है लेकिन आपने पेमेंट के लिए डेबिट रिटर्न भरते टाइम बाद में करा है आफ्टर ड्यू डेट, तो ऐसे सच अमाउंट के ऊपर भी आपको कोई इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑलरेडी ही ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक आपके कैश लेजर में पड़ा रहता है तो उस अमाउंट पे भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। जो नया अमाउंट आप चालान जनरेट करके अब अपने कैश लेजर में डिपॉजिट करोगे ड्यू डेट के बाद, उसके ऊपर एडिशनली एक्स्ट्रा सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ये 70 भले मैंने कैश लेजर से पे करा लेकिन मैंने आज चालान जनरेट करके नया पे नहीं करा, ये ऑलरेडी ड्यू डेट पे ही या ड्यू डेट से पहले ही मेरे कैश लेजर में पड़ा था और पेमेंट तक भी पड़ा ही रहा, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे फिर इसके ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बोलो क्लियर टू एवरीवन। अच्छा पॉइंट है कि भाई देखो जो नेट अमाउंट कैश से पे करते हैं उस पे इंटरेस्ट लगता है, लेकिन ये अमाउंट भी अगर ऑलरेडी हम बोलते हैं कि ड्यू डेट या उससे पहले ही चालान के थ्रू डाल दिया था कैश लेजर में और ड्यू डेट तक भी वो पड़ा ही रहा है, तो फिर उसके ऊपर भी आपको कोई इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं है। ड्यू डेट निकल जाने के बाद अब आप जो पैसा अपने कैश लेजर में डालोगे रिटर्न भरने के लिए, उसके ऊपर सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बोलो यस एवरीवन। सो अमाउंट क्रेडिटेड टू कैश लेजर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, लेकिन डेबिट हुआ है while filing the return after the due date, तो भाई ऐसे अमाउंट के ऊपर भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मान लो कैश लेजर में मैम 20 ही ऑलरेडी पड़ा था, रिटर्न भरने गई तब 50 नया भर के मैंने चालान से पे करा है, तो फिर खाली 50 पे इंटरेस्ट दो। जो ऑलरेडी कैश लेजर में पड़ा था उस पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। ड्यू डेट पे ऑलरेडी वो पैसा था ना कैश लेजर में, ड्यू डेट से रिटर्न भरने तक भी पड़ा ही रहा ना, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो यस एवरीवन, अंडरस्टूड। Awaiting your replies, is it clear to all? Done. तो बस पेमेंट ऑफ टैक्सेस में कुछ नहीं है, इतना सा ही अमेंडमेंट है। मूविंग ऑन टू TDS, which is section 51, tax deducted at source. TDS क्या बोलता है? अगेन TDS का मैंने पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया है क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस मैंने नोट्स में करे हैं। जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था वर्जन 4 में वो चेंज किया है वर्जन 5 में, कंटेंट अभी भी सेम ही रहता है, बस ये जो ग्रीन कलर में लिखा है वो अमेंडमेंट है, उसके अलावा अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, कंटेंट पूरा सेम है। लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर ही रही थी तो मैंने सोचा चलो अच्छे हैंडराइटिंग में अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ दोबारा से लिख देते हैं। तो पूरा चैप्टर 2 पेज का यहाँ पे इसलिए रहने दिया है क्योंकि रीड्राफ्ट करा है। आपको नहीं रीड्राफ्ट करना है, आप अपने वर्जन 4 के साथ हैप्पी हो, कंटिन्यू विद द सेम, नए रिविजन देखने हैं, वापस से ही पढ़ना है तो फिर आप उसको रिप्लेस कर लेना। चलिए, अब सेक्शन 51 TDS में कुछ नोटिफाइड लोग थे जिनको TDS काटना होता है। हर रेसिपिएंट TDS नहीं काटता। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा है और मैं वो नोटिफाइड पीपल हूं बाय गवर्नमेंट तो ही मुझे TDS काटना है।
तो पहले नोटिफाइड पीपल में कौन थे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी बोर्ड जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप कराया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि ICAI हो गया, या कोई बॉडी जिसका 51% या उससे ज्यादा इक्विटी कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, या कोई गवर्नमेंट की सोसाइटी है, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये सारे लोग पहले से ही नोटिफाइड थे, ये सारे लोग पहले से ही नोटिफाइड थे जिनके ऊपर TDS काटने की लायबिलिटी थी। इसमें गवर्नमेंट ने एक इंसान को और ऐड कर दिया। वो एक इंसान कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने एक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर दिया तो GST तो नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही कलेक्ट होके पे होगा, लेकिन ये जो रेसिपिएंट है इसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS काटना पड़ेगा अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा है तो। मतलब ये तो सारे गवर्नमेंट वाले ही लोग थे जिनको TDS काटना था। एक नए इंसान को और नोटिफाई किया है, और ये नया इंसान कौन है? एक रजिस्टर्ड पर्सन जब दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करता है तो जो रेसिपिएंट होगा उसको क्या करना रहेगा? TDS काटना रहेगा अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा है तो। अब यहाँ पे एक और प्रोविजन था कि भाई ये जो सारे नोटिफाइड लोग हैं ये अगर आपस में सप्लाई कर ले तो TDS नहीं काटने का। मतलब मान लो एक PSU ने क्या करा, एक PSU ने एक सोसाइटी को सप्लाई कर दिया, या एक PSU ने दूसरे PSU को सप्लाई कर दिया, लोकल अथॉरिटी ने मान लो गवर्नमेंट एजेंसी को सप्लाई कर दिया, तो अंदर अंदर इन लोगों को किसी का TDS नहीं काटना होता है। लेकिन मैम मेटल स्क्रैप वाले तो सब अंदर अंदर ही रहेंगे। एक रजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप वाला दूसरे रजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप वाले को सप्लाई कर रहा है, तब आप बोल रहे हो TDS काटना है, तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे बोला कि देखो, अगर ये सारे लोग अंदर अंदर कोई भी सप्लाई कर लेते हैं तो एक दूसरे का नहीं काटते। लेकिन सीधी सी बात है ना, जब रेसिपिएंट मेटल स्क्रैप है, जब रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप वाला पर्सन है तो वो तो काटेगा ही फिर TDS, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, अंदर अंदर ही डील करेगा। अगर ये प्रोविजन ला दिया तो इस प्रोविजन का तो कोई काम ही नहीं बचेगा। फिर ये सारे लोग मेटल स्क्रैप वाले रेसिपिएंट को छोड़ के जो लोग है ना वो अंदर अंदर सप्लाईज करते हैं तो उनको एक दूसरे का TDS नहीं काटना होता है। लेकिन मेटल स्क्रैप में तो बोला ही ये है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जब दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप रिसीव करता है तो उसको TDS काटना है। तो यहाँ पे बोल दिया कि भाई ये लोग तो मोस्टली हो सकता है कि अंदर अंदर डील करते ही हो, तो ऐसे केस में जब आप एक मेटल स्क्रैप के रेसिपिएंट हो और आपको अगर 2.5 लाख से ज्यादा का सप्लाई मिल जाता है तो आप तो अंदर अंदर भी TDS काटो, बेसिकली सबका TDS काटो। आपको इस वाले प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करना है। बोलो अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। 2 अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट जो नोटिफाइड लोग थे उसमें एक इंसान और ऐड हो गया। कौन मैम? एक रजिस्टर्ड पर्सन ने जब दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करा, एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर दिया तो TDS कट जाएगा। वो 2.5 लाख की लिमिट तो यूं भी है। अब दूसरा अमेंडमेंट बोलता है कि ये जो नोटिफाइड लोग हैं ना ये अंदर अंदर घरगत्ता खेलेंगे तो एक दूसरे का TDS नहीं काटेंगे, लेकिन अगर मेटल स्क्रैप वाला रेसिपिएंट है वो तो फिर सबका TDS काट लेगा, अंदर अंदर हो चाहे बाहर बाहर। क्योंकि ये प्रोविजन नहीं लाया तो ये प्रोविजन इरेलेवेंट बन जाएगा ना बहुत सारे केसेस में। डन मैम। बस TDS चैप्टर में इतना ही अमेंडमेंट है, बाकी मैंने चैप्टर रीड्राफ्ट करा है। सेम गोज विद TCS। अभी वर्जन 5 ऑफ द बुक में मैंने काफी सारे चेंजेस करे हैं बुक को सुंदर बनाने के पर्सपेक्टिव से। तो जहां जहां अमेंडमेंट्स थे और मैंने चेंजेस भी करे हैं वो तो मैंने पूरा ही डाल दिया। इसके अलावा भी कुछ 1-2 चैप्टर्स है जहां पे बस अमेंडमेंट कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन छोटा मोटा चेंज करा है, तो वो मैंने अमेंडमेंट PDF में डाला भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने वर्जन 4 पढ़ा है, आप उससे पढ़ रहे हो, कंफर्टेबल हो तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जहां पे अमेंडमेंट था ही और मैंने चेंजेस भी करे थे तो मैंने सोचा कि वो पूरा पेजेस एक बार डाल देती हूँ, इन केस किसी स्टूडेंट की इच्छा हो तो वो पूरा भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने पूरा TCS चैप्टर यहाँ पे डाला है 5 पेज का। अमेंडमेंट हावेवर इसमें सिर्फ एक ही है छोटा सा, क्या कि TCS का पहले जो रेट 1% था वो अब 0.5% हो गया है, बस खत्म, इतना ही अमेंडमेंट है। भाई हम पहले TCS का रेट क्या करते थे, 0.5 CGST 0.5 SGST टोटल TCS की लायबिलिटी अगर आती थी तो 1% TCS काटते थे। बस इसको गवर्नमेंट ने अमेंड करके क्या कर दिया, रेट कम कर दिया TCS का। एंड नाउ जिस भी सिचुएशन में TCS एप्लीकेबल होगा उधर 0.5% से एप्लीकेबल होगा। मतलब आपकी क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है TCS के सारे चेंज हो जाएंगे, बिकॉज TCS के हर क्वेश्चन में उन्होंने
1% से सॉल्व कर रखा होगा, तो आपको क्या करना है, अब 0.5% लेके सॉल्व करना है। तो अगर आप अपनी ओल्ड क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि टीसीएस के चैप्टर के सारे ही आंसर चेंज हो जाएंगे। मैंने नया क्वेश्चन बैंक भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, सारे आंसर चेंज हो जाएंगे 1% से, सब में आपको 0.5% लेके और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये एक मेजर चेंज है, May 25 एग्जाम में आने की 100% प्रोबेबिलिटी लग रही है। 99.99 भी नहीं, अंदर से एसएमएस आ रहा है 100% प्रोबेबिलिटी कि टीसीएस का 0.5% रेट को लेके कुछ ना कुछ क्वेश्चन या तो एमसीक्यू या तो डिस्क्रिप्टिव में आना चाहिए। ठीक है, और ये दूसरा वाला अमेंडमेंट तो हर जगह ही है, जहां जहां पे भी जीएसटीआर 1 है स्लैश करके 1A लिखना ही है, क्योंकि वही रिटर्न चैप्टर में 1 के साथ एक जीएसटीआर 1A भी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो वो तो जहां पे भी 1 आ रहा है पूरी बुक में हर जगह पे ये वाला अमेंडमेंट तो आपको दिख ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी टीसीएस चैप्टर में एक ही अमेंडमेंट है, 1% को क्या करना है, 0.5% कर देना है। बोलो डन मैम, अंडरस्टूड। और डिटेल में अगर हम डिस्कस करें जीएसटीआर 1 या अब नया एक और एडिशन हो गया यहाँ पे 1A का, उसके बारे में तो हम क्या बोलते हैं भाई, कंटेंट क्या होगा जीएसटीआर 1 में, आप क्या क्या डेटा फर्निश करते हो गवर्नमेंट को। तो बेसिक कि भाई अपना जीएसटी नंबर क्या, लीगल नेम क्या, कौन से महीने के लिए कौन से साल के लिए रिटर्न भर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स इशू किए, HSN समरी वगैरह, वो सब तो चलो ठीक है। उसके अलावा अपन बोलते हैं अपन ने जितना भी सेल करा है, जितना भी मतलब मैम जितना भी, आई विल से B2B सप्लाई करा है, यूआईएन होल्डर को सप्लाई किया, B2C सप्लाई करा है, या फिर या अपन बोलेंगे ओ दिस इज नॉट 2.5 लाख, इसको कट करके आप कर लेना 1 लाख। ये अब अमेंड हो गया, मतलब मैंने यहाँ तो अमेंड कर दिया था, यहाँ तो मैंने अमेंड कर दिया, इस टेबल में अमेंड करना रह गया है, इसको आप 1 लाख लिख लो, यहाँ पे इसको कट करके 1 लाख लिख लो। एराटा इशू करना पड़ेगा इसके लिए, चलो कोई नहीं। एक ये हो गया, और एक आईटीसी चैप्टर में अपना रूल 38 प्रिंट होना रह गया था बुक में, ये 2 एराटाज है जो मैं आफ्टर द क्लास लास्ट में इशू कर दूंगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप इसको करो 1 लाख, क्या है ये बताती हूँ अभी। फिर B2C सप्लाईज दूसरी हो गई, 0 रेटेड डीम्ड एक्सपोर्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, नील रेटेड। मैम नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी, हाँ एक बार आपको डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा। कोई एडवांसेस रिसीव हुए हैं, एडजस्ट हुए हैं, अमेंडमेंट है, जो भी है आपकी आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड अगर कुछ भी हो रहा है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड अगर कुछ भी हो रहा है, तो वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब देखो मैम डिक्लेरेशन करते कैसे हैं, तो जो आपने B2B सप्लाई करा है, मतलब आपका जो सामने रेसिपिएंट है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है मैम, मेरा जो रेसिपिएंट है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मैंने B2B सप्लाई करा है मैम, तो चाहे वो इंट्रा स्टेट हो चाहे वो इंटर स्टेट हो, मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल ही देना पड़ेगा। कोई मुझे बता सकता है क्यों, क्यों मुझे B2B सप्लाईज के लिए इनवॉइस वाइज डिटेल देना है? बहुत सिंपल लॉजिक है, 10 बार ऑलरेडी बता चुकी हूं। आई एम सेइंग कि अगर मैंने B2B सप्लाई करा है, अगर मैंने B2B सप्लाई करा है, तो मैम ऐसे केस में B2B सप्लाई के लिए हमेशा चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर हो, क्यों मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल ही देना पड़ेगा? क्योंकि मैम सामने वाले को आईटीसी चाहिए, मैं इनवॉइस वाइज एग्जैक्टली बताऊंगी कि ये जीएसटी नंबर को इस दिन पे इतना सेल किया था, तभी तो उसको उसका करस्पॉन्डिंग उसके जीएसटी 2A2B में क्या मिल पाएगा, आईटीसी मिल पाएगा। वेरी गुड मैम, सामने वाले के 2B में आईटीसी के लिए रिफ्लेक्ट हो, इसलिए मुझे तो इनवॉइस वाइज ही डेटा देना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या हमें इनवॉइस की स्कैन्ड कॉपीज वगैरह अपलोड करनी पड़ती है क्या? नहीं मैम, ऐसा कोई इनवॉइस अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनवॉइस का डेटा डालना होता है उधर ही कि ये डेट था, ये इनवॉइस का नंबर, ये जीएसटी नंबर उसका, ये टैक्सेबल वैल्यू थी, ये टैक्स का रेट था, एटसेट्रा, बस। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इनवॉइस स्कैन करके अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। क्या बोला? स्कैन्ड कॉपी ऑफ इनवॉइसेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। आपको सिर्फ जो प्रिस्क्राइब्ड फील्ड्स है ना, उसका इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 1 में डाल देना होता है। ठीक है मैम, अगर B2B है तो। मैम B2C सप्लाईज के लिए हम बोलते हैं कि अगर इंट्रा स्टेट B2C सप्लाई किया है तो कितने का भी कर दिया हो, इंट्रा स्टेट B2C सप्लाई कितने ही लाखों का कर दिया हो, आप सबको कंसोलिडेट करके एक साथ डाल देना। एक साथ मान लो मैं गुजरात में रजिस्टर्ड हूं और मैंने B2C सप्लाई किया, तो यू भी सामने वाले को आईटीसी तो मिलना नहीं है क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो इनवॉइस वाइज डिटेल डालने का क्या मतलब? तो एक काम करो, पूरे महीने में गुजरात में जितना भी आपने इंट्रा स्टेट B2C सेल किया है ना, सबका टोटल करके एक साथ डाल दो कि इतना सेल, उस पर इतना CGST और उतना उस पर इतना SGST। लेकिन अगर इंटर स्टेट B2C सप्लाई करा है तो पहले यहाँ पे लिमिट 2.5 लाख की थी, जो अब यहाँ पे 1 लाख की हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या बोला कि अगर B2C सप्लाई है जो अपने स्टेट के बाहर कर दिया, आपने इंटर स्टेट B2C सप्लाई कर दिया है, क्या बोला? अगर आपने इंटर स्टेट B2C सप्लाई कर दिया है तो मैम ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपको इनवॉइस का वैल्यू चेक करने का।
जो जो इनवॉइस 1 लाख से ज्यादा अमाउंट के है ना, उसका आप इनवॉइस वाइज डिटेल डालो, और जो 1 लाख तक के अमाउंट्स है उसका आप क्या करो, स्टेट वाइज कंसोलिडेट करना। स्टेट वाइज क्यों मैम? ताकि पता चलना कि एग्जैक्टली कौन से स्टेट का कितना जीएसटी बन रहा है। तो मान लो कि मैंने गुजरात से, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में क्या कर दिया, B2C सप्लाई कर दिया, और वैल्यू मान लो कि क्या है, 1 लाख से कम ही है सारी। तो टोटल राजस्थान में कितना हुआ उसका आईजीएसटी, टोटल महाराष्ट्र में कितना हुआ उसका आईजीएसटी, टोटल राजस्थान में एमपी में कितना हुआ उसका आईजीएसटी। मतलब आपको सिंपली करना क्या है, हम बोल रहे हैं कि B2B सप्लाई जितना भी हुआ ना, चाहे इंटर है, इंट्रा है, वैल्यू कुछ भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, हम क्या बोलेंगे, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल ही देना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को टू ए और टू बी में रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन B2C सप्लाईज अगर इंट्रा स्टेट कर रहे हो तो यू फॉरगेट द वैल्यू, सब कुछ कंसोलिडेट कर सकते हो। अगर इंटर स्टेट B2C सप्लाई करा है ना, तो फिर आप देखो कि इनवॉइस का वैल्यू क्या है। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज देने का, 1 लाख तक है तो टोटल स्टेट वाइज कंसोलिडेट करके और आप GSTR 1 में डिटेल्स को शो कर सकते हो। मैम पूरे महीने में मैंने कोई बिजनेस ही नहीं करा, मेरा सेल है जीरो, तो भी क्या GSTR 1 भरना मैंडेटरी है? हाँ मैम, अगर आपने जीरो सेल किया है तो वो डिक्लेयर करो, वरना गवर्नमेंट तो वेट ही करती रहेगी ना कि आप कब रिटर्न भरोगे। गवर्नमेंट तो वेट ही करती रहेगी आपका कि कब आप सेल डिक्लेयर करोगे, तो हम बोलते नहीं है तो बोल दो कि नहीं है, बात खत्म करो भाई। मान लो अपन बोलते हैं नहीं, कंसोलिडेट में डिटेल नहीं जाता धारा, मतलब जैसे B2B सप्लाई में अपन जीएसटी नंबर देते हैं सामने वाले का कि भाई वो कौन है, किसको सेल किया। B2C में वैसा नहीं करने का। अब समझो कि आज एक स्टेशनरी शॉप है, धारा अंडरस्टैंड, आज एक स्टेशनरी शॉप है, एक दिन में कम से कम 100 लोग वहां जाते हैं, किसी ने पेन खरीदा, किसी ने बुक खरीदा, उसने आज तक कभी आपसे आपका नाम भी पूछा? नहीं मैम। क्यों? क्योंकि उसको करना क्या है, सिंपली GSTR 1 में वो सिंपल फिगर बता देगा कि बस कंसोलिडेटेड मैंने गुजरात में पूरे महीने में मान लो टोटल 9 लाख का सेल कर दिया, जिस पे इतना CGST, जिस पे इतना SGST। आपको डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 रेसिपिएंट, मान लो कि भाई मेरा अगर रेस्टोरेंट है, रोज के हजारों लोग यहाँ पे खाने आते हैं, मैंने कब किसी का डिटेल पूछा? आइसक्रीम पार्लर है, रोज के 100 लोग आइसक्रीम खा के जाते हैं, मैं थोड़ी ना सबका डिटेल पूछती हूँ। तो ऐसे केस में आप क्या करो, पूरे महीने में जितना भी कंसोलिडेटेड B2C सप्लाई हो गया है उन सबका फिगर एक साथ स्टेट वाइज डालने का। इंट्रा है तो अपने स्टेट का, इंटर है तो उस हर स्टेट में टोटल कितना हुआ उतना। लेकिन मैम अगर कोई ऐसा B2C बंदा आ जाए जो 1 लाख से बड़ा परचेस करता है ना आपसे, तो फिर उस इनवॉइस वाइज आपको पर्टिकुलर डिटेल डालनी पड़ती है। इनमें और इसमें इनवॉइस का डिटेल नहीं डालने का। समझ में आया? हाँ मैम। चलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर मैंने कोई सेल ही नहीं किया, अब जैसे कि मान लो अर्जुन ने किसी को प्रपोज कर दिया, ठीक है, लेट्स अज्यूम अर्जुन ने धारा को प्रपोज कर दिया। ए मैम हमको क्यों बकरा बना रहे हो? अरे अज्यूम करने में क्या जाता है, चलो ठीक है। अर्जुन ने धारा को प्रपोज कर दिया। अब ऐसे केस में धारा ने कोई जवाब ही नहीं दिया, चलो देखते हैं, अभी तो फ्रेंड्स है अपन। तो अर्जुन के मन में हमेशा होप रहेगी क्या? हाँ मैम, कि आज नहीं तो कल हो सकता है हाँ बोल दे। लेकिन वही धारा ने बोल दिया, अरे भैया क्या कर रहे हो? बाप रे मैम, कोई होप ही नहीं बची। दोस्त बोल देती तब तक भी ठीक था, सीधा भैया ही बोल दिया तो मैम अब तो कोई होप ही नहीं बची। तो ऐसे केस में, चलो कुछ केसेस में होप हो सकती है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। अपन तो बोलेंगे कि भाई होप नहीं बची है, तो भाई मैम डार्क नहीं हो गया। मैम ऐसे केस में अपन क्या बोलते हैं कि अगर बिजनेस नहीं है तो गवर्नमेंट को बता दो कि बिजनेस नहीं है, वरना गवर्नमेंट तो होप में रहेगी ना कि चलो आज नहीं तो कल आप GSTR 1 भरोगे। तो यहाँ हम बोलते हैं कि अगर कोई बिजनेस नहीं भी है तो भी आपको क्या करना है, GSTR 1 फाइल करना है, ये मैंडेटरी है। नील रिटर्न कैन बी फाइल्ड थ्रू SMS फैसिलिटी ऑल्सो। भाई अगर कुछ डिक्लेयर ही नहीं करना है तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है ना SMS, उससे आप एक OTP के थ्रू भी मोबाइल पे ही नील रिटर्न क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। बोलो हाँ के हाँ, बोलो हाँ कि हाँ। कोई होप ही नहीं रखने की, बोल देने का कि भाई बिजनेस नहीं है, नील रिटर्न है, ताकि बात क्लियर हो जाए। पर GSTR 1 भरना तो हमेशा कंपलसरी मैंडेटरी हो ही जाएगा। डिस्क्लोजर ये सेम टू सेम जो अपन टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में पढ़े थे कि मैम अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो B2B में 4, B2C में ऑप्शनल 4 HSN कोड आपको फर्निश करना पड़ेगा। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों को कंपलसरी 6 डिजिट का HSN कोड पोर्टल पे फर्निश करना पड़ता है। हम बोलते हैं कि भाई इनवॉइस रिलेटेड डिटेल्स कैन बी अपलोडेड ऑन एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग 1। अच्छा हाँ, ये समझो क्या बोला इन लोगों ने कि जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा कि अपन महीने के बीच में GSTR 1 को नहीं भर सकते हैं। ये मान लो महीना खत्म भी हो गया और मुझे GSTR 1 एक्चुअली भरना है 9 डेट को, तो क्या मैं आज ही 1st, 2nd, 3rd डेट को डेटा डाल के छोड़ सकती हूँ उसमें? हाँ मैम, आप इनवॉइस का डेटा GSTR 1 फॉर्म ओपन करके उसमें कभी भी डाल के छोड़ दो।
आप सबमिट भले बाद में करो। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि जब रिटर्न फाइल करने बैठे हैं उसी टाइम पे हम उसमें डेटा डालेंगे। आप इनवॉइस का डेटा कभी भी डाल सकते हो, टैक्स पीरियड के बीच में आप कभी भी इनवॉइस का डेटा डाल सकते हो, बस आपको फाइलिंग करने टाइम ही डेटा डालना ऐसा जरूरी नहीं है। फाइल करा तो वो फाइनल हो गया, वो गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक है मैम। डिटेल्स रिलेटेड टू इनवॉइस कैन बी मॉडिफाइड, डिलीटेड एनी टाइम नंबर ऑफ टाइम्स टिल सबमिशन। अब समझो एक बार मैंने इनवॉइस का डिटेल डाल के रखा है, अभी तक सबमिट नहीं करा, GSTR 1 फॉर्म में मैंने इनवॉइस का डिटेल डाल के रखा है, अभी तक फाइल नहीं किया, सबमिट नहीं किया, तो उसके टाइम तक तो गवर्नमेंट के पास गया ही नहीं, तो कितनी भी बार उसको चेंज करो ना। भाई मैंने मेरे मोबाइल में मैसेज लिख के रखा हुआ है, मैंने उसको भेजा नहीं, मैंने मेरे मोबाइल में मैसेज लिख के रखा हुआ है, मैंने उसको भेजा नहीं, तो मैम भेजने के पहले तो आप उसको कितनी भी बार चेंज कर लो ना। गुस्सा आया था फट बड़ा सारा मैसेज लिख दिया, कैसा आदमी है तू, तेरे को शर्म नहीं आती, ये वो सब करके भेजा नहीं। अब 1-2 घंटे बाद शांति से सोचा, ऐसा लगा थोड़ा सा ज्यादा रूड हो गया मैम, थोड़ा सा एडिट करके फिर भेज दिया, चलता है ना। हाँ, तो हम वही बोल रहे हैं भाई, फाइल करो मत, करने के पहले जो डिटेल डाल के रखनी है रखो, उसको जितनी बार चेंज करना है करो। एक बार सबमिट हो गया ना, सबमिट, उसके बाद अमेंडमेंट कैसे होगा वो अपन अलग से प्रोसीजर देखते हैं कि भाई अगर करंट पीरियड में कुछ अमेंडमेंट करना है या प्रीवियस पीरियड के रिटर्न में कुछ अमेंडमेंट करना है तो क्या होगा, वो एक अलग प्रोसीजर है। पर मैम अभी तक तो हमने सबमिट करा ही नहीं है, तो सबमिट नहीं किया तब तक तो जो जितनी बार चेंज करना है करो, कौन मना कर रहा है। मैसेज लिख के रखा है, ड्राफ्ट में पड़ा है, भेजा नहीं है तो कितनी भी बार चेंज करो ना। समझ गए क्या? हाँ मैम, ये सब टाइम पास है, एग्जाम में नहीं आता ऐसा सब, लेकिन समझना जरूरी है, एमसीक्यू का कोई भरोसा नहीं। ये 1 लाख अमेंडमेंट है, पहले ये 2.5 लाख हुआ करता था, तो ये शायद आ सकता है, इसका एक ध्यान रखना। चलो रिटर्न्स चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बोल सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड इन करंट पीरियड, अमेंडमेंट है तो यूं भी आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब GSTR 1 तो था ही, गवर्नमेंट ने बोला, आपने मैसेज टाइप करा, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करा, आप जब तक भेजोगे नहीं तब तक वो मैसेज आपके फोन में है, आप उसको चाहो उतनी बार अमेंड कर लो, एडिट कर लो, जो आपकी इच्छा है करो। एक बार आपने भेज दिया उसके बाद तो कुछ नहीं होता। मैम ये तो पहले होता था, अब तो हम मैसेज भेजने के बाद एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब तो हम मैसेज भेजने के बाद एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो हम भी GSTR 1A में इस ऑप्शन को ले आएंगे। अब गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई, अगर GSTR 1 भरते टाइम कोई बिल छूट जाता है, कुछ ऐड करना रह जाता है, या जो डिटेल आपने प्रोवाइड करी कुछ गलत हो गया, कुछ अमाउंट गलत लिख दिया, कोई बिल नंबर गलत लिख दिया, उसको अमेंड करना है, तो एक ऑप्शनल फॉर्म देते हैं ना तुमको, लगे अगर तो ये ऑप्शनल फॉर्म को फाइल कर लेना और GSTR 1 को क्या कर लेना, ऐड कर लेना या तो अमेंड कर लेना। बोलो ना हाँ, क्या बोला? एक ऑप्शनल फॉर्म गवर्नमेंट ने लाया, ऑप्शनली होगा ना, ऑफ कोर्स कोई गलती है नहीं तो जबरदस्ती क्यों फाइल करेंगे। लेकिन मैम मैंने कर दिया GSTR 1 फाइल, मैंने क्या कर दिया, GSTR 1 फाइल कर दिया, एंड GSTR 1 फाइल करने के बाद याद आया, उई माँ ये बिल तो डिक्लेयर करना ही रह गया, तो मुझे कोई बिल ऐड करना है, या मैंने कोई बिल में अमाउंट गलत लिख दी थी मैम, थोड़ा डेट गलत लिख दिया था, मुझे उसको अमेंड करना है। तो आप अपने ऑलरेडी मिस्ड इनवॉइसेस या जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इनवॉइसेस है उनको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, GSTR 1A नाम का एक फॉर्म भर सकते हो, इंक्लूडिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। QRMP स्कीम जो मैं अभी आपको बता रही थी कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम जो होती है, उसमें आप क्या करते हो, पूरा जैन फेब मार्च का रिटर्न एक ही साथ भरते हो ना GSTR 1, तो उसका 1A भी आपको पूरा एक ही साथ मिलता है। फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए आपको अलग अलग 1A नहीं मिलता है, जो मतलब जनवरी और फरवरी मंथ होगा, जनवरी और फरवरी मंथ जो होगा उसका GSTR 1A भी आपको पूरा 1 के बाद एक ही, मतलब पूरे क्वार्टर में आपको एक ही बार क्या मिलता है, GSTR 1A मिलता है। QRMP स्कीम पढ़ने के बाद आपको ये और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम, तो एक बार मैंने GSTR 1 भरा, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है ऐड या अमेंड करने का, और क्वार्टरली रिटर्न वालों को पूरे क्वार्टर के बाद एक ही बार ये ऑप्शन मिलता है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए अलग अलग से ऑप्शंस नहीं मिलता। ठीक है मैम, और इसको आप देखो, एक गलती सुधारने का आपको एक ही मौका देंगे ना, बार बार थोड़ी ना मौका देंगे। मतलब मैम एक GSTR 1 के लिए
एक जीएसटीआर 1A ही हो जाएगा। अब 1A भरने के बाद याद आया कि उईमा उईमा एक हमारा बिल और रह गया था, अब आप 1A नहीं भर सकते, अब आपको एक नया ही मैसेज भेजना पड़ेगा। मतलब अब जब अगले महीने का अगले पीरियड का जीएसटीआर 1 भरने बैठो तब उसमें आप अमेंडमेंट कर लेना, उसमें आप एडजस्टमेंट कर लेना। अब एक महीने में एक जीएसटीआर 1 के लिए एक ही जीएसटीआर 1A भरने का आपको क्या दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है मैम जीएसटीआर 1 भर दिया, उसके बाद ये फॉर्म ओपन होता है, कब तक चालू रहेगा मैम? कब तक चालू रहेगा? जब तक आप इस महीने का 3B नहीं भर देते हो। क्या बोला? इसका एज सच कोई ड्यू डेट नहीं है, जीएसटीआर 1A भरने का कोई ड्यू डेट नहीं है। जो भी हम बोलते हैं कि आपका जीएसटीआर 1 भरने का ड्यू डेट है या एक्चुअल डेट है, दोनों में से जो भी लेटर है, ऑफ कोर्स लेटर ही होगा, ड्यू डेट गया लेकिन आपने रिटर्न भरा ही नहीं तो पहले 1A कैसे खोलते, मैसेज भेजा ही नहीं तो उसको कमेंट करने की बात कहां से आएगी? ऑफ कोर्स मैम। तो जो भी जीएसटीआर 1 भरने की ड्यू डेट है या तो जो जीएसटीआर 1 भरने का एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग है, दोनों में से जो भी लेटर है उस दिन से क्या हो जाता है, अपना 1A फॉर्म ओपन हो जाता है हर महीने। और जब तक आप उस महीने का 3B नहीं भरते हो तब तक 1A क्या रहता है, ओपन रहता है। देखो हम जो भी सेल जीएसटीआर 1 में बताते हैं, उसके ऊपर हम टैक्स कब भरते हैं? जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, ऑफ कोर्स। तो अगर कोई बिल रह गया है, कुछ एडिशन कुछ अमेंडमेंट करना है तो कर लो ना फटाफट, तो अमेंडमेंट कर लो फटाफट, ताकि 3B भरते टाइम तो एटलीस्ट आप करेक्ट टैक्स भरो। 1 गलत फाइल हो गया, 1 को ठीक कर लो, ठीक करोगे तो जो भी करस्पॉन्डिंग चेंज होगा वो ऑटोमेटिक 3B में भी हो जाएगा, तो 3B में आपका सही टैक्स पे हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का इंटेंशन है। तो हम बोलते हैं कि भाई जो भी चेंजेस आप जीएसटीआर 1A में करोगे, उन चेंजेस का जो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है वो सेम महीने का जीएसटीआर 3B भरते टाइम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां गवर्नमेंट ने कर दिया गेम। ये क्या गेम है मैम? देखो जब हम जीएसटीआर 1 भरते हैं तब सामने वाले को जीएसटीआर 2B में क्रेडिट दिखाई देता है, और वो क्रेडिट देख के वो क्या करता है, जीएसटीआर 3B भरते टाइम आईटीसी ले लेता है। अब गवर्नमेंट बोली एक बार आपने जीएसटीआर 1 भर दिया, सामने वाले का ड्यू डेट तक फटाफट से 2B जनरेट हो जाता है, और 2B एक बार जनरेट हुआ फिर उस महीने के लिए वो कभी चेंज नहीं होता। 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, एक बार जो स्टेटमेंट बन गया वो बन गया, यहां चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो आपके जीएसटीआर 1 भरते ही सामने वाले का तो 2B बन जाता है, फिर आप 1A में अमेंडमेंट करो तो आप सेम महीने में अपने 3B में चेंज कर लेना, लेकिन आपका जो रेसिपिएंट होगा ना उसको क्रेडिट में चेंज अब अगले महीने ही दिखाई देगा, इस सेम मंथ में दिखाई नहीं देगा। तो रेसिपिएंट को जो जीएसटीआर 2B दिखाई देता है क्रेडिट लेने के लिए, वहां पे 1A के चेंजेस सेम महीने में रिफ्लेक्ट नहीं होते, नेक्स्ट महीने में रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन आप 3B तो सेम महीने भरोगे ना, तो 3B में चेंजेस सेम मंथ में ही क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्यों मैम? क्योंकि 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, एक बार बन गया तो बन गया, फिर अब वो चेंज नहीं हो सकता, अब जो होगा वो अगले महीने देखा जाएगा। बोलो अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। अमेंडमेंट है तो एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जीएसटीआर 1A में अपने ही खुद के 3B में इफेक्ट सेम मंथ में दिखने लग जाती है। यही तो ऑब्जेक्टिव था कि एटलीस्ट अपना टैक्स तो 3B में सही पे हो जाए, तो ये तो सेम मंथ में ही हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे 1A का करस्पॉन्डिंग चेंज मेरे रेसिपिएंट के 2B में अब नेक्स्ट पीरियड में ही रिफ्लेक्ट होगा, इस पीरियड में तो अब उसका 2B जनरेट होने के बाद चेंज नहीं हो सकता है। बोलो यस, अंडरस्टूड एंड क्लियर। इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, जो आपकी जीएसटीआर 1 भरने की ड्यू डेट या एक्चुअल डेट है, दोनों में से जो भी लेटर है वहां से ये फॉर्म ओपन होता है, और जब तक आप 3B नहीं भरते हो तब तक ये ओपन रहता है, क्योंकि 3B भर दिया, अब उसके बाद क्या चेंज करोगे, इफेक्ट 3B में आना चाहिए, यही तो अपना ऑब्जेक्टिव था। बोलो हाँ मैम। एंड ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्यूआरएमपी स्कीम में और भी समझ जाओगे कि भाई क्यूआरएमपी स्कीम में जो फर्स्ट और सेकंड मंथ होता है क्वार्टर का, उसके लिए बार बार आपको 1A नहीं मिलता है, पूरे क्वार्टर का 1A, क्योंकि पूरे क्वार्टर का जीएसटीआर 1 एक ही फाइल होता है, तो 1A भी एक ही रहेगा, कोई सेपरेट अमेंडमेंट फैसिलिटी फर्स्ट सेकंड मंथ के लिए नहीं होती है। जब 1 ही नहीं है तो अमेंड क्या करोगे? ऑफ कोर्स मैम। ऑल्सो ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ जीएसटीआर 1A में अमेंड कर सकते हो, सिवाय एक चीज, रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर। अगर मेरे से बिल में
मेरा जो कस्टमर है उसका जीएसटी नंबर मैंने गलती से गलत रिपोर्ट कर दिया, तो वो अब इस बार आप 1A से चेंज नहीं कर सकते, वो फिर आप अगले महीने, अब ये चीज मैं अभी आपको समझाऊंगी कि अगले महीने क्या होता है। मान लो कि मैम 3B भी भर दिया, उसके भी बाद हमको याद आया कि अरे 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 कोई बिल डालना रह गया था या कोई और चीज है जो हमको जीएसटीआर 3B भरने के बाद याद आ रही है, तो अब मैम 1A तो बंद हो गया, अब क्या करें। अब कुछ नहीं, अगले पीरियड्स के जब आप जीएसटीआर 1 भरते हो उसमें आपको रेक्टिफिकेशन, मतलब रेक्टिफिकेशन तो नहीं बोल सकते, हाँ अमेंडमेंट टेबल होता है एक, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है चेंजेस करने का। तो वैसे ही मैम एक पर्टिकुलर चीज, मेरे कस्टमर का जीएसटी नंबर अगर मैंने जीएसटीआर 1 में गलत डाल दिया है तो वो मैं 1A के थ्रू अमेंड नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे अब वेट ही करना पड़ेगा अगले पीरियड्स में जब अपना नॉर्मल जीएसटीआर 1 भरूंगी तब उनके अमेंडमेंट टेबल्स में जाके ही ये रेक्टिफाई हो पाएगा। इसके लिए आप 1A को फाइल नहीं कर सकते हो। तो अगर चेंज है रेसिपिएंट के जीएसटी नंबर को लेके तो वो तो फिर कंपलसरी अगले पीरियड्स के जीएसटीआर 1 से ही रेक्टिफाई होगा, उसके लिए 1A वाला बेनिफिट आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है मैम। और ये क्या बोल रहा है कि कोई भी प्रीवियस पीरियड के अमेंडमेंट्स रह गए हैं जो तब के 1A में नहीं किए थे, या रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर चेंज करना है, ऐसा कुछ है, तो जब भी आप अपने नेक्स्ट पीरियड्स के जीएसटीआर 1 भरते हो उसमें एक अमेंडमेंट टेबल आती है, वहां पे आपको अपना बिल नंबर डालना रहता है और वो बिल खुल जाता है, फिर उसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। मैम कब तक कर सकते हैं, मान लो जनवरी मंथ का बिल है, फेब में याद आया, मार्च में याद आया, अप्रैल में, जून जुलाई, कब तक याद आए तो मैं दिखा सकती हूँ। तो जिस भी पीरियड के बिल्स है वो पीरियड खत्म होने के बाद 30 नवंबर या तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर है, ये अपना स्टैंडर्ड ड्यू डेट है, आईटीसी लेने का लास्ट डेट, क्रेडिट नोट का लास्ट डेट, गलतियां हो गई तो सुधारने का लास्ट डेट, टीसीएस में पढ़ा था लास्ट डेट, सब जगह पे यही लास्ट डेट एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे भी यही सेम लास्ट डेट एप्लीकेबल है कि भाई अगर पहले का कुछ है जो रह गया है जिसको आप सुधारना है, 1A में नहीं कर पाए थे, रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर चेंज करना है, कुछ भी है, तो फर्दर जब जब भी जीएसटीआर 1 फाइल करोगे इस पीरियड के बीच में जब अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर दो, या तो 30 नवंबर आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दोनों में से जो भी अर्लियर है, वहां तक आप अपने अमेंडमेंट टेबल्स को यूज करके और पर्टिकुलर डेटा जो आप ऑलरेडी फर्निश कर चुके हो जीएसटीआर 1 में उसको अमेंड कर सकते हो। बोलो दिस अमेंडमेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। कुछ नहीं है, अपनी गलती सुधारने का एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करा है गवर्नमेंट ने जिसका नाम है जीएसटीआर 1A। जब जब आप जीएसटीआर 1 भरोगे तब तब 1A ओपन होगा। मतलब अगर मैं क्वार्टरली पर्सन हूं तो फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए मैं जीएसटीआर 1 भरती ही नहीं हूं, तो फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए मुझे ऐसा सेपरेटली 1A मिलता ही नहीं है, पूरे क्वार्टर का एक साथ ही मिलता है। तो जितने 1 उतने 1A मिलेंगे। ड्यू डेट या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग 1 से ये फॉर्म ओपन होता है और वहां से लेके ये फॉर्म जब तक मैं 3B ना भर दूं उस पीरियड का तब तक मेरे पास ओपन रहता है। इस फॉर्म के जो चेंजेस है वो फटाफट से 3B में तो तुरंत उसी महीने रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं, लेकिन मेरे रेसिपिएंट के 2B में कब रिफ्लेक्ट होंगे, वो अगले महीने। और ये कंपलसरी है क्या फाइल करना? नहीं, आपकी गलती हुई है तो फाइल करो, नहीं तो ऑप्शनल फॉर्म है, कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ रह गया जो 1A में भी नहीं दिखा पाए, या रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर चेंज करना है, ऐसा कुछ है, तो फिर अब वो 1A से नहीं होगा। इसके लिए अब आप जब भी अपने फर्दर जीएसटीआर 1 को फाइल करोगे उनमें आप क्या कर लेना, इस ड्यू डेट तक अमेंडमेंट टेबल में जाके और अमेंडमेंट कर लेना। बोल दो फटाफट से यस मैम, द क्रक्स इज क्लियर टू एवरीवन।